गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ डाउट है किसी को पूछो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। स्टार्ट करेंगे, 3 मिनट है अभी। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे जिसमें नेशनल इमरजेंसी था, सेंटर स्टेट रिलेशन डिटेल में देखे, नो इंटर स्टेट काउंसिल इंटर स्टेट जो रिलेशन है वो देख लेना अच्छे से, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 262 263 आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जब भी बात आएगा ना मैंने रिलेशन का, सेंटर स्टेट रिलेशन या इंटर स्टेट रिलेशन का, तो उस केस में वो चैप्टर मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, तो उसको देख लेना, रिवर डिस्प्यूट वाला कैसे क्या रिजॉल्व होता है। मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस किया हूँ, ठीक है, लेकिन उसको देखना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो उसके डायरेक्ट आर्टिकल्स उठ के आएंगे। और एक चीज बताया था कि आईएससी जो क्रिएट हुआ है अभी तक, उसके लिए 3 ऐसे प्रेसिडेंट मैंने इंटर स्टेट काउंसिल टाइप में क्रिएट किए हैं। 3, और 3 वो किस कारण से किए हैं? एक तो टैक्स है, और एक लोकल गवर्नमेंट है, और एक और क्या है देख लेना पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। ठीक है, प्रेसिडेंट अभी तक 3 बार मैंने 3 बार ऐसा इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट किए हैं। एक टैक्स को लेके किए थे, और एक लोकल गवर्नमेंट को लेके किए थे, और एक किस चीज को लेके किए थे देख के बताना। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देखेंगे अब लास्ट क्लास से तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो स्टेटरी रिकॉग्निशन मिला था, और लार्जेस्ट मैंने जो भी कोई लार्जेस्ट पार्टी का रहेगा उसको एटलीस्ट 1/10 का सीट का कोरम मैंने ये शो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1/10 मैंने उसका सीट है हाउस में। इससे पहले कांग्रेस का 55 सीट नहीं था, 51 सीट के अराउंड था, बल्कि लोकसभा में मैंने ऐसा कोई लीडर मैंने ये नहीं किया गया था। ठीक है, मैंने लोकसभा खुद से किसी ओपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन को असाइन नहीं किया था लीडर ऑफ अपोजिशन, बस ऐसे नॉमिनल टाइप में थे। अधीर रंजन चौधरी जो कि वेस्ट बंगाल के कोई, जहाँ से यूसुफ पठान अभी इस बार जीत गया, वो अधीर रंजन चौधरी हार गए, तो वो थे उस मैंने उनका से नॉमिनल हेड। जैसे कि मान लो अब लीडर ऑफ अपोजिशन का यूज कहाँ पे है, तो सीबीआई को अपॉइंट करने के लिए, या फिर कोई और बॉडी जैसे एनएचआरसी में, हाँ एनएचआरसी में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का यूज होता है, तो वो लोग जाते हैं, वो लोग वहाँ चूज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि नॉमिनली लोगों को अलाउ कर दे रहा था कि जो भी आपके तरफ से जो लीडर जिसको मान रहे हो भेज दो, लेकिन ऑफिशियली उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि 1/10 का सीट का ये क्राइटेरिया ये लोग फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया है, राहुल गांधी को बनाया है सब मिलके, ठीक है, हाउस में। और आज देखेंगे समनिंग, जितना भी ये मतलब सेशन चलता है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। लास्ट ईयर कहाँ से पूछा था, लास्ट ईयर कहीं देखा था, अच्छा जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ज्यादा ही कुछ वेग था और बहुत ज्यादा मैंने ऐसा था कि तुम वो नॉलेज भी तुमको नहीं होगा कि मैंने किस टाइप में ऐसा यहाँ क्वेश्चन में शायद रखा हूँ सेशन के ऊपर। ये था क्वेश्चन ना, नहीं क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये पूछा था शायद, हाँ सेशन के ऊपर क्या पूछा था देख लो, बहुत बेकार क्वेश्चन, इसको मैंने बेकार ही क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि ये कोई भी सोर्स में ऐसा हम लोग क्लियर कट देख नहीं पाएंगे फैक्ट्स वगैरह की कैसे चीजें चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरह से मैंने कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर लगा लिए, क्योंकि ऑप्शंस देख लो कैसा है, कुछ ऑप्शंस को खाली एलिमिनेट करना है और पहुंच जाओगे, कहीं पे एक साथ एक है, ठीक है, कहीं पे एक साथ 3 है, तो बस एक 3 को देखो और कोशिश करो कि पहुंच पाएंगे कि आंसर तक। सेशन देखने का ये कर लेना, स्क्रीनशॉट करके सॉल्व कर लेना, एक बार देखना, ट्राई करना क्या होता है, बेसिक्स पकड़ के रखो, एग्जाम हॉल में ऐसा उटपटांग क्वेश्चन आएगा उसको भी मैंने एलिमिनेट करके किया जा सकता है, ठीक है। समनिंग क्या होता है, प्रेसिडेंट हर मैंने 3 सेशन होते हैं, ठीक, बजट, मानसून, विंटर। मेरा आवाज आ रहा है? सर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो तो लोकल लैंग्वेज उधर प्रेफर कर दो था चाहते मेरा लोकल लैंग्वेज में उतना मैंने ये कमांड नहीं है, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तुमको कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। तो उतना मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा मिक्स कर देता हूँ थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बोलना प्रेफर करता है। कोई नहीं, मैं तुमको समझा दूंगा, तुम डाउट ओडिया में पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समनिंग क्या होता है कि समनिंग में बेसिकली प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि 3 सेशन जो भी हो हाउस ये करेगा उसको मैंने प्रेसिडेंट नोटिस देंगे कि भैया आ जाओ बैठो, अब सेशन स्टार्ट होने वाला है, या तो बजट फरवरी में स्टार्ट होता है, ये मानसून जो अभी जून जुलाई में हुआ था स्टार्ट, और विंटर जो अभी नवंबर के एंड में, नवंबर में या नवंबर के एंड में स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कब बुलाना है, क्योंकि मैं एज ए डेट मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ कि डेट ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन बोल रहा है कि कम से मैंने मैक्सिमम गैप जो होता है दो सेशन का होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है। तो ये चीज एक बार ब्रेक हुआ था जब कोविड आया था पहला वेव, तो उस समय मैंने ये सेशन नहीं बैठा था, क्यों, क्योंकि कोविड आ चुका था उस समय, तो हर चीज डिजिटल हो गया था, लेकिन उस समय भी पार्लियामेंट डिजिटल नहीं हुआ, क्योंकि नेता लोग है भाई, नेता लोग का अपना मर्जी चलता है, ठीक है। उस समय ये मैक्सिमम जो गैप जो था 2 सेशन का, वो वाला ब्रेक हुआ था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उस समय ब्रेक हुआ था, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म भी इसका हुआ था, ठीक है। तो मैक्सिमम दो कहने का मतलब है कि आप एक साल में एटलीस्ट 2 बार बैठिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 बार बैठना ही पड़ेगा आपको, ऐसा 3 सीजन का हार्ड एंड फास्ट वाला सीन नहीं है, मैक्सिमम गैप 2 सेशन का होना चाहिए। मैंने एक जैसे मान लो कि जनवरी में एक बार बैठ चुके हैं, ठीक है, तो सेकंड टाइम एक बार आप जुलाई में बैठ जाइए, ठीक है, जुलाई में एक बार बैठ जाइए, मतलब 6 महीने का एक मैंने मैक्सिमम गैप देने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वो चीज है, और 3 सेशन होता है तो प्रेसिडेंट उसको समन करेंगे हर सेशन में कि बुलाएंगे हाउस को कि आ जाओ बैठो। सेशन इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग, सेशन किसको बोलते हैं, सेशन किसको बोलते हैं पूछेगा, डायरेक्टली लिख देगा कि सेशन इनमें से किस चीज को बोलेंगे, तो जो पहला सीटिंग हो रहा है हाउस का एंड इट्स प्रोरोगेशन, मतलब कि बजट सेशन आया 1 फरवरी को, और उसके बाद ये लोग तो 28 तारीख तक ये लोग का सेशन चलते रहा, बजट में क्या आया है नहीं आया है डिस्कशन होते रहा, तो इस पीरियड को हम लोग सेशन कह रहे हैं, ठीक है, सेशन कह रहे हैं। फिर रिसेस किसको बोलेंगे, फिर अब 2 सेशन हो गया, 1 फरवरी था बजट वाला, ठीक, 28 तारीख तक चला, फरवरी 28 तक चला, उसके बाद फिर जो अगला सेशन आने वाला है मानसून, तो मानसून का जो स्टार्ट होने वाला, तो इसके बीच का जो पीरियड है इसको हम लोग रिसेस बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन मानसून एंड विंटर सीजन, या फिर बिटवीन मानसून ये बजट या फिर मानसून सेशन, तो इस गैप को हम लोग रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे सेशन चल रहा है, कौन किसको बुला रहा है, कब बुला रहा है, किस किस ये में है, वो सब देखे, ठीक। अब आते हैं एडजमेंट, अब हाउस चलने लगा, हर दिन सीटिंग बैठ रहा है, ईच डे सीटिंग टर्मिनेट बाय एडजमेंट, अगर हर दिन का अगर जैसे मान लो कि सुबह से शाम तक बैठे तो स्पीकर बोल देंगे कि मैंने अब हाउस एडजमेंट हो रहा है, ठीक है, फॉर आवर्स, डे और वीक, मैंने कुछ घंटे के लिए एडजमेंट कर सकते हैं स्पीकर, जैसे मान लो कि ब्रेक लेना हुआ तो बोलेंगे कि चलो 1 घंटे के लिए हम लोग अभी हाउस एडजमेंट हो रहा है, ठीक है, कुछ दिन के लिए करना हुआ
तो बोल रहे हैं कि 3 दिन के लिए हाउस एडजर्नमेंट है, लेकिन सेशन एंड नहीं हुआ है अभी तक, बस हाउस एंड हो रहा है कि जो बैठ के जो डिस्कशन चल रहा है लोग का सीटिंग वो एंड हो रहा है, लेकिन सेशन अभी भी कंटिन्यू है। मान लो कि 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए बोल दिया कि हाउस एडजर्न है, लेकिन अगर स्पीकर ये बोल दिए कि एडजर्नमेंट संडे हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब जो बजट सेशन था वो एंड हो गया। अब अगली बार माने कब मिलेंगे वो डिफाइन होगा, जब बाद में बात पता करेंगे हम लोग। तो फॉर इंडेफिनाइट पीरियड, फॉर इंडेफिनाइट पीरियड मतलब कि अब वो नहीं बता रहे कि कब अगली बार बैठेंगे, लेकिन एंड हो गया अब वो, ठीक। यूज्ड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओनली, और ये चीज प्रिसाइडिंग ही ऑफिसर यूज करता है ये सब, ठीक। हाउस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और प्रोरोगेशन, हाँ अब देखो मैंने वर्ड थोड़ा कीवर्ड वाला खेल है, थोड़ा तुमको वहाँ कंफ्यूजन होगा, इसको ध्यान देना वहाँ एग्जाम हॉल में। प्रोरोगेशन का मतलब होता है आफ्टर एडजर्नमेंट संडे, मतलब अगर स्पीकर बोल दिए कि आफ्टर एडजर्नमेंट, माने ये लाइन बोल दिए स्पीकर की हाउस अभी माने एडजर्नमेंट संडे कर रहा है, मिलेंगे बाद में, टाइम नहीं बताएंगे कि कब, तो उसके बाद क्या करेंगे प्रेसिडेंट प्रोरोग द सेशन, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रोरोग कर देगा। प्रोरोग का पावर क्या है उसमें, पेंडिंग मोशन, इसका मतलब है कि सेशन को एंड किया जा रहा है। लास्ट में जैसे सेशन को समन कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट, लास्ट को प्रोरोग कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, ठीक है। बीच में क्या किए, स्पीकर खाली बोल दिए कि हाँ ठीक है जो भी डिस्कस करना था कर चुके हैं, अब एडजर्नमेंट संडे कर देते हैं, ठीक है। तो बीच का है ये सीन, स्टार्टिंग किए प्रेसिडेंट, एंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक। और बीच में जो हाउस चल रहा है उससे एडजर्नमेंट कौन कर रहा है, स्पीकर। ये 3 चीज याद रखना। और एक फैक्ट याद रखना कि प्रेसिडेंट प्रोरोग तो कर रहे हैं, इसी को प्रोरोग बोल रहे हैं मैंने, ठीक है। बिना बट कैन ऑल्सो प्रोरोग व्हेन लोकसभा इन सेशन, मैंने स्पीकर ये लाइन नहीं भी बोले हैं, ये लाइन अगर स्पीकर नहीं भी बोले हैं हाउस में, फिर भी प्रेसिडेंट कर सकता है हाउस को प्रोरोग, ठीक। अगर प्रेसिडेंट कर दिया, ये चीज फैक्ट याद रखना कि जरूरी नहीं कि ये एडजर्नमेंट संडे बोलेंगे तभी जाके मैंने सेशन को एंड करेंगे प्रेसिडेंट, बिना इनके बोलने पे भी प्रेसिडेंट उसको ये कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीकर बोल दिए हैं तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हाउस को ये कर देंगे, प्रोरोग कर देंगे, मतलब प्रेसिडेंट का मुंह से बोलेंगे कि चलो नोटिस जारी कर देंगे कि हाउस अब एंड हो चुका है, ठीक है। तो प्रोरोग का मतलब जान लेना कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं, एडजर्नमेंट संडे का जान लेना मतलब कि स्पीकर एंड कर रहे हैं सेशन को, खत्म, बस इतना याद रखो, ठीक। और जब प्रोरोग हो जाता है तो जो भी पेंडिंग मोशन है या नोटिस है, रिजोल्यूशन है, वो सब लैप्स हो जाता है, ठीक। डिसोल्यूशन क्या होता है, इरिवोकेबल, ये मतलब, हाँ सर प्रोरोगेशन एंड वो जो एडजर्नमेंट संडे में डिफरेंस क्या है? देखो ये हाउस लोकसभा में जब सीटिंग चल रहा था ना, बजट सेशन चल रहा था, जब बहसबाजी हो गया सब कि हाँ 1 तारीख को बजट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कौन किसको कितना मिला, क्या मिला, क्यों मिला, सब डिस्कस कर लिए। तो 28 तारीख को जैसे मान लो एंड करना है लोग को, मान लो कि 28 तारीख को एंड करना है, तो बीच में एडजर्न ब्रेक लेते रहे, तो वो एडजर्नमेंट के थ्रू ब्रेक लेते रहे कि हाँ आज ब्रेक ले रहे हैं, अभी ब्रेक ले रहे हैं, 2 दिन के लिए ब्रेक ले रहे हैं, 28 तारीख तक चला। लेकिन स्पीकर क्या बोला 28 तारीख को कि हाउस इज एडजर्न संडे, ठीक, स्पीकर बोल दिए। तो इसका मतलब ये मैसेज चला गया एमपी लोग को ये मैसेज चला गया कि अब हाउस दोबारा बैठेगा जब मैंने इन्फॉर्म किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्पीकर नोटिफाई कर रहे हैं कि हाउस का जितना डिस्कशन होना था हो चुका है। इसी चीज को नोटिफिकेशन के थ्रू प्रेसिडेंट रिलीज करेंगे कि हाँ हाउस खत्म हो चुका है, अब अगला सेशन जब भी होगा मैं समन करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब समझे डिफरेंस कि ये स्पीकर कर रहे हैं और ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं। हाँ बस देखो प्रोसेस देखो, ऐसे समनिंग हुआ, उसके बाद हाउस चला, हाउस में एडजर्नमेंट हुआ, फिर एडजर्नमेंट संडे हुआ। एडजर्नमेंट हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि जो भी ब्रेक लेना था या 1-2 दिन का सस्पेंड करना था, दिन वगैरह छुट्टी लेना था, जो कुछ भी करना था तो वो एडजर्नमेंट के थ्रू हुआ। लेकिन अगर कंप्लीट हाउस को मैंने सेशन ही खत्म करना था तो स्पीकर इसको नोटिफाई किए। लेकिन स्पीकर का नोटिफाई करने के बाद उसके बाद अब जो कि प्रेसिडेंट बुलाए हैं तो प्रेसिडेंट ही उसको ये करेंगे ना, नोटिस देंगे कि चलो हाउस का मैंने अच्छे से निपट गया, अब एक नोटिस दे देता हूँ कि चलो हाउस प्रोरोग कर रहा है ये। तो ये एमपी लोग को स्पीकर बता दिए और बाकी लोग को पता चल गया, मैंने जो भी मैंने देशवासियों को ये नोटिफिकेशन से पता चल गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो भी पेंडिंग रहेगा, अगर देखो तो यहाँ पे फैक्ट क्या था, तुम एग्जाम हॉल में ये सब तुम हल्के हल्के याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पे तुम फंसोगे कि ठीक है एडजर्नमेंट संडे से तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो प्रोरोग जब नहीं भी करेगा एडजर्नमेंट संडे तो भी प्रेसिडेंट उसको हाउस को एंड कर सकते हैं अपना मर्जी से, ठीक है। लेकिन फिर एक बार बोला हूं मैं कि प्रेसिडेंट का मर्जी अपना मर्जी नहीं होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का
जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस ही रहता है इनडायरेक्टली। मैंने जो भी तुम देखोगे प्रोविजन, एक्सेप्ट कुछ प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट चैप्टर में मैं बताया था, यहाँ पे डिस्कस नहीं किए प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट चैप्टर में देखना जाके कि लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसॉल्व है, ठीक है। तो उस केस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, बाकी और उनके पास कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज याद रखना स्टेप, कि पहले प्रेसिडेंट बुलाए, फिर स्पीकर उसको एंड किए, फिर फाइनली प्रेसिडेंट उसको मैंने नोटिफिकेशन करके एंड कर दिए। एंड करने के बाद और कैसा एंड होता है, डिजोल्यूशन। एक बार अगर डिजोल्यूशन हो गया तो उसको फिर दोबारा मैंने ये नहीं किया जा सकता है, मैंने उसको दोबारा फिर से रिवोक नहीं किया जा सकता। तो एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ओनली इफ लॉस्ट मेजोरिटी। ऐसे देख लो, अगर अगर मैंने जैसे हाउस अगर ये हो गया डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक, कहने का मतलब जैसे मान लो लोकसभा का एंड हो गया 5 साल, तो अभी जैसे मान लो मोदी जी का मोदी एनडीए गवर्नमेंट जो थे उनका खत्म हो गया 5 साल। कब, वो लोग मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो गया, इलेक्शन कमीशन बोल दिया कि इलेक्शन होगा अप्रैल में, तो खुद से मैंने वो हाउस मैंने 5 साल कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया, हाउस 5 साल कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट को लगा कि मैंने जो पार्टी है कोई मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या करेगा प्रेसिडेंट, डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन एक जगह बताया था कि जहां पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो लोग ये कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, डिसोल्यूशन, ठीक है, हाउस को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन इसी पे यूपीएससी 2024 में इसी बार पूछा था, प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके देखना, हो जाएगा। कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो तुम और इसको सॉल्व करके देखना। एक सेकंड, हाँ देखो फिर क्या है, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ द बिल। अगर हाउस इसी में अगर डिसॉल्व हो गया तो जो बिल बचे हुए हैं वो उसका क्या होगा, मैंने वो सब बिल जो सब चल रहे थे कि हमें पास होना है नहीं होना है, लेकिन अचानक से प्रेसिडेंट क्या किए, उसको डिसॉल्व कर दिए, ठीक है। या फिर वो ऑटोमेटिकली भी डिसॉल्व हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक वाला केस में तो बहुत रेयर होता है कि कोई बिल कोई पेंडिंग करेगा या छोड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट अगर अचानक से डिसॉल्व कर दिया, कोई मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, तो उस केस में जो मैंने लैप्स हो रहा है जो बिल, उसका क्या कंडीशन होगा विद रेस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ द बिल। तो देखो इसमें ये 6 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर दिखा दूंगा ये क्वेश्चन यूपीएससी का पिछले इसी साल का 2024 का ही है, ठीक है। तुम हल्के में ले रहे थे आज तक, लेकिन अभी से इसको ध्यान देना, ठीक है। बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, जो भी बिल अगर पेंडिंग रहेगा लोकसभा में वो लैप्स करेगा। और क्या, बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, जो बिल पास कर चुका है लोकसभा लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी लैप्स कर जाएगा, ठीक। बिल डोंट लैप्स, तो ये दोनों तो देख लो, मैं अलग कलर में लिख दिया हूँ, यहाँ पे लैप्स हो रहा है, क्यों, एक जगह पे लोकसभा में मैंने पेंडिंग है बिल, और एक जगह में पास कर दिया है लोकसभा लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे लैप्स नहीं हो रहा है, बिल डोंट लैप्स इफ प्रेसिडेंट नोटिफाई फॉर ज्वाइंट सीटिंग। अगर एक बार मैंने प्रेसिडेंट बोल दिए हैं कि अभी ज्वाइंट सीटिंग होना है, तो अगला बार जो भी गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि हाउस डिसॉल्व हो गया, अब अगला बार जो भी गवर्नमेंट आएगा वो लोग बैठ के ज्वाइंट सीटिंग करेगा राज्यसभा के साथ लोकसभा, और उसके बाद उस पर डिसाइड करेगा बिल पे। तो जो मैंने अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिए हैं तो वैसा बिल हाउस डिसॉल्व होने के बाद भी लैप्स नहीं होता है। फिर बिल पेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट असेंट डोंट लैप्स, अगर बिल पेंडिंग जो है प्रेसिडेंट असेंट के लिए वो भी लैप्स नहीं होता है, कि मैंने दोनों हाउस पास कर दिया है लोकसभा राज्यसभा, अब प्रेसिडेंट के पास बिल पड़ा हुआ है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं कलर चेंज करके लिख दिया था कि ये दो बस खाली याद रखना है कि दो कंडीशन में बिल लैप्स हो जा रहा है, बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट नॉट लैप्स, और बिल अगर प्रेसिडेंट असेंट नहीं दिए और रिटर्न कर दिए तो भी वो लैप्स नहीं होगा। अगला बार जो गवर्नमेंट आएगा, अगली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा वो इस बिल को डिसाइड करेगा कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी है नहीं, तो वो आएगा उसके बाद फिर देखेगा कि बिल का क्या है नहीं है, उस हिसाब से प्रेसिडेंट को फिर से भेजेगा, रिटर्न करेगा, वो चलेगा फिर, ठीक है। और कब नहीं होता है, बिल इन राज्यसभा बट नॉट पास इन लोकसभा डोंट लैप्स, जो बिल है राज्यसभा में और लोकसभा में पास नहीं हुआ है लेकिन बिल अभी राज्यसभा में पड़ा हुआ है तो वो बिल भी पास नहीं करेगा, ठीक है। राज्यसभा में खुद पास नहीं हुआ लेकिन उसको लोग इनिशिएट किया है, बात किया है, चर्चा चला है उस पर, लेकिन राज्यसभा में है बिल, ठीक, लेकिन और लोकसभा में उसको कभी मैंने चर्चा की है ना, लोग पास किए हैं, तो वैसा बिल भी लैप्स नहीं होता है। तो ये देखो ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, यहाँ पे क्या बोला कि बिल पास कर चुका है लोकसभा लेकिन पेंडिंग इन राज्यसभा, तो ये लैप्स कर जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ही चला गया ना, इसको जो बैक करने वाला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे वही लोग डिसॉल्व हो गए, तो अब इसको बैक कौन करेगा इस बिल को, तो दो कंडीशन में जहाँ पे बैक चाहिए था लोकसभा का वहां पे हटा दे रहा है कि बिल का कोई जरूरत नहीं है।
तो ये सेम क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना बैठ के, हो जाएगा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। ये सब लक्ष्मीकांत का ही है, एक एक फैक्ट जो है लक्ष्मीकांत का ही है, जो तुम अगर उसको ऑर्गेनाइज में पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी रिलेट कर ले जाओगे। कोरम तो बता दिया कि 1/10 का स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट क्या है, हिंदी इंग्लिश है, दोनों है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउड इंग्लिश टू कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू मैंने इंग्लिश को एक एक्ट लाया गया कि इंग्लिश को पहले तो बोला गया कि 15 साल तक रखेंगे, क्योंकि साउथ वाले लोग नहीं मान रहे थे कि हिंदी को एज लैंग्वेज मैंने ऐसे थोपना चाहिए बोल के, तो बोले कि ठीक है 15 साल तक मैंने रख के देखते हैं क्या होता है। उसका 65 में खत्म होने वाला था, तो आंदोलन तेज हो गया। उसके बाद फिर ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट को लाके बोला गया कि ठीक है जब मैंने इंग्लिश रहेगा तब तक, जब तक मैंने सही नहीं लगता कि इसको हटाना है बोल के, ठीक है। तो वो चीज हो गया। कुछ राइट्स होते हैं मिनिस्टर्स के। जब एग्जीक्यूटिव चैप्टर प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था कि कौन कौन एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो उसमें अटॉर्नी जनरल भी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आता है, प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी मिनिस्टर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उनको भी मिनिस्टर वाला एग्जीक्यूटिव वाले कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी वैसा ही मैंने राइट्स मिलता है। किस टाइप का, कौन है राइट्स ऑफ मिनिस्टर, हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन रिमेन मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। जो कोई भी, जैसे एस जयशंकर जब फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो उनको 6 महीना के लिए मैंने डायरेक्ट उनको मैंने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया एस जयशंकर को, ठीक। लेकिन उनको बाद में गुजरात का कोई सीट से उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, ठीक है। वैसे निर्मला सीतारमन इलेक्शन नहीं लड़ती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी राज्यसभा से नॉमिनेट होके ये हो जाती है। पहले लोग बन गए मिनिस्टर, बाद में 6 महीने के अंदर उनको हाउस का मेंबर बनना रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी वो लोग आ सकते हैं। और क्या है राइट इनका, टू स्पीक एंड इन्वॉल्व, माने ये लोग बात करेंगे, इन्वॉल्व होंगे इन प्रोसीडिंग बोथ द हाउस, दोनों हाउस में जाके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं और कमिटी में भी रह सकते हैं एज ए मेंबर, ठीक है। लेकिन इन लोग का वोटिंग माने जो एजी रहता है ये वोट नहीं कर सकते हैं कहीं जाके, ठीक है। और मिनिस्टर जैसे मान लो कि एस जयशंकर राज्यसभा से हैं, तो लोकसभा में डिबेट चल रहा है कि माने इंटरनेशनल माने क्या है पॉलिसी इंडिया का मालदीव्स को लेकर, ठीक, बात चल रहा है। तो इसको जवाब कौन देगा, राज्य ये मिनिस्टर जो है वो उठ के चले जाएंगे लोकसभा में और जाके वो जवाब देंगे अपना, ठीक है। क्योंकि मिनिस्टर को अलाउ है कि किसी भी हाउस में जाके वो लोग आंसरेबल हैं, वो माने जाके जवाब दे सकते हैं मिनिस्टर कहीं, क्योंकि दोनों हाउस से हो सकते हैं ना मिनिस्टर। तो लोकसभा वाले हैं तो राज्यसभा में भी अगर उनको पूछा जाएगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है, तो लोग उठ के जाके दे सकता है जवाब कि हाँ मेरा ये था कहना, ठीक है। जब बजट पेश होता है तो उस समय लोकसभा में बैठ के निर्मला सीतारमन अपना बजट का इंट्रोड्यूस कर रही थी उस समय, ठीक है। तो लोकसभा में भी जा सकते, तो वही चीज कह रहा है कि ये प्रिविलेज है मिनिस्टर को या फिर अटॉर्नी जनरल की, दोनों हाउस में जा सकते हैं वो लोग, ज्वाइंट सीटिंग में बैठ सकते हैं वो लोग, ठीक है। कमिटी अगर कमिटी में है एज ए मेंबर, लेकिन मिनिस्टर एज कमिटी में एज ए मेंबर नहीं जा सकता, ठीक है। मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन नहीं होंगे। ये देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, आज मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि किस कंडीशन में ये होता है। ये उड़ीसा लैम डक पूछ लिया था। लैम डक वो मिनिस्टर होता है जिसका लास्ट सेशन चलते रहता है, ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, हु कुड नॉट गेट री-इलेक्टेड टू न्यू लोकसभा कॉल्ड लैम डक। यही चीज यहाँ पे अगर थोड़ा सा पढ़ते इसको तो रिलेट कर लिया था कि हाँ इसका मतलब यही होता होगा। वो गुलाम नबी आजाद पिछले साल रिटायर हुए थे, तो मोदी जी उनके लिए रो दिए थे हाउस में, तो इसलिए शायद बोला जा रहा था कि और दोबारा वो हाउस में इलेक्ट होके आएंगे नहीं। कांग्रेस के कश्मीर से ये थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो उस वजह से उनका मैंने उस वजह से न्यूज में था वो, और उस वजह से क्वेश्चन भी पूछ लिया वहां से कि लैम डक किसको बोलते हैं, ठीक है। डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट, डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट ये देखो है, यहाँ से अब फैक्चुअल चीज निकल के आ रहा है। ये यहाँ से फैक्चुअल चीज आ रहा है अभी, जैसे कि अब इसको क्या कर सकते हो तुम, बहुत से बहुत, तुम या तो तुम ऐसा कर लो कि तुम इसको मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लो, और नहीं तो कुछ गाना वाना बना के, कुछ जैसे भी निमोनिक्स बना के याद कर लो, लेकिन इसको तुम छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन आवर क्या कह रहा है कि आस्क टू मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये मैंने क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि कोई या तो तुम मिनिस्टर को भी पूछ सकते हो सवाल, या तो कोई प्राइवेट मेंबर को भी पूछ सकते हो कि भाई तुम जो मैंने कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या है वैल्यू, नहीं है वैल्यू, वो सब तुम डिस्कस कर सकते हो। जैसे कोई भी प्राइवेट मेंबर अपना बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आवर में उससे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी सिटिंग, माने जो भी सिटिंग होगा उसका सबसे पहला घंटा जो होगा उसमें क्वेश्चन आवर होगा, ठीक। उसमें अनस्टार्ड, स्टार्ड, शॉर्ट नोटिस। तो अनस्टार्ड में क्या होता है कि अगर लिस्ट है और उसमें स्टार नहीं मारा हुआ है, मतलब कि उसका रिटर्न में रिप्लाई तुम दे देना बाद में, लेकिन जो स्टार मारा हुआ है, जैसे कि मैं हमेशा पढ़ाते समय बोलता हूँ इसको ट्रिपल स्टार मान लो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि तुम आपको साथ ही साथ जवाब देना पड़ेगा इसका अगर स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है ये।
आपको साथ ही साथ जवाब देना पड़ेगा। उस पर काउंटर क्वेश्चन भी चलता है कि अगर आप जवाब दिए और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं फिर से पलट के आपको सवाल पूछूंगा कि आप तो ये चीज गलत फैक्ट बता रहे हैं ये, ठीक है। तो स्टार मार्क वाला में ओरली रिप्लाई चाहिए और अनस्टार्ड वाले में कि आराम से अपना दीजिएगा, जाइए अपना डिपार्टमेंट यूज कीजिए और उसका रिप्लाई सही से दीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिस और स्टार्ट दोनों में ओरल रिप्लाई चलता है, लेकिन अनस्टार्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाद में आराम से देते रहिएगा रिटर्न में रिप्लाई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आवर में चलते रहता है। 0 आवर इनफॉर्मल डिवाइस। इनफॉर्मल डिवाइस इसलिए कह रहा हूँ इनफॉर्मल डिवाइस की मैंने ये फैक्ट पता रहेगा तो बहुत चीज तुम्हारा इसमें क्लैरिटी रहेगा। 1962 में लाया गया, ठीक, इंडियन इनोवेशन है। आस्क्ड बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ द डे। जो भी मैंने एजेंडा मैंने डे का एजेंडा होगा, जो मुद्दा होगा जिस पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं वो लोग, और क्वेश्चन आवर जो भी है उसके बीच का ये है, ठीक है। नो प्रायर नोटिस, कोई भी प्रायर नोटिस नहीं होता है, ठीक है। मैंने पहले से नहीं बताना पड़ता है कि हाँ मैंने 0 आवर इस समय स्टार्ट होगा या ये ऐसे अब डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी प्रायर नोटिस नहीं है। नॉट मेंशन इन रूल बुक, और रूल बुक में भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो क्विज अगर तुम लोग खेलते होगे ये ग्रुप पे, वहां पे हरियाणा पीसीएस में पूछा था, सॉरी हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस है वहां पे पूछा था यही क्वेश्चन कि 0 आवर कब कब होता है शायद, तो उसका एक ऑप्शन था कि एनी टाइम, ठीक है। तो जब देख रहे हो इनफॉर्मल डिवाइस है, देख रहे हो कि कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया जा रहा है और कह रहा है कि बिटवीन इसमें हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द डे की उस दिन में, उस डे में हाउस कब समन हुआ है, हाउस कब समन हुआ है मतलब कि उस समय उस दिन हाउस कब बैठा है, सिटिंग कब मैंने ये लोग का ये आया है, ठीक है। हाउस अगर मान लो कि हाफ डे के बाद हाउस अगर बैठा है तो जो पहला घंटा होगा उसमें लोग डिस्कस कर लिया क्वेश्चन आवर, और उसके बाद जो एजेंडा ऑफ द डे का बीच में लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 12 ही बजे उसमें उसका उस समय जो क्विज में गलती से वो लोग 12 बजे का शायद टाइम लिख देता है कि 12 ही बजे होता है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज देखना कि इनफॉर्मल डिवाइस है और प्लस उसके बारे में प्रायर नोटिस मैंने जरूर देने का भी जरूरत है। तो फिर डायरेक्टली कह रहा है कि वो कभी भी हो जाएगा बिटवीन दिस, अगर डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन आवर कब हो रहा है और एजेंडा ऑफ द डे कब मैंने कब डिस्कस होना है, उसके बीच में कभी भी हो जाएगा। इनफॉर्मल डिवाइस है ना, तो थोड़ा सा बेसिक्स को रखना अपना, एग्जाम हॉल में आसानी होता है अप्लाई करने में। हाफ आवर पब्लिक इंपॉर्टेंस का रहेगा, कुछ भी चीज रिक्वायर मोर क्लैरिफिकेशन, थोड़ा ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए इस चीज के लिए हाफ आवर के लिए। फॉर्मल डिवाइस है, जैसे ये इनफॉर्मल है ये फॉर्मल है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो इसमें घेरेगा। हाफ आवर का जो मणिपुर वाला जो चल रहा था वायलेंस, उसमें मैंने डिस्कशन इसको यूज करके चाह रहा था कि मैंने हो जाए पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है और मोर डिटेल में क्लैरिफिकेशन चाहिए था अपोजिशन को गवर्नमेंट से। उस समय मैंने ऐसा हेडलाइन बना था कि हाफ आवर में मैंने ये लोग डिस्कस करने के लिए मांग कर रहे हैं कि हो जाए, ठीक है। लेकिन हाउस मैंने वो लोग डिस्कस नहीं करना चाहता था, बस बोलते थे कि हाँ करेंगे डिस्कस, और डिस्कस हो नहीं रहा था हाउस में। अब आते हैं मोशन। अब ये जो मोशन है लक्ष्मीकांत में, ये मोशन ऐसे ऐसे करके बता दिया है कि इसी टाइप का मोशन है। जैसे कि एक सब्सटेंटिव मोशन है जहाँ पे किसी को रिमूव करना हुआ तो उसके लिए चलाया जाता है, फॉर एग्जांपल कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर स्पीकर। तो ये ऐसा मोशन है कि किसी को क्रिटिसाइज या किसी को हटाने के लिए यूज करता है। जरूरी नहीं कि हटा ही देगा, बस ये मोशन चला है क्या करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए और हटाने के लिए। अगर चल गया पास हो गया तो फिर हटना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट चला है। तो जब मैं पढ़ा रहा था स्पीकर तो वहां पे बताया भी था कि उसका रिमूवल जो है वो एक स्पेशल मोशन, मैंने जो सब्सटेंटिव मोशन कैटेगरी है ये, मैंने इसके अंदर में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे जहाँ पे कैसे हटता है। फिर उसे सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है, ओरिजिनल मोशन को सुपरसीड करता है, एक टाइप ऑफ मोशन है, ठीक है, एक टाइप ऑफ मोशन है ये, टाइप ऑफ मोशन है कि इसके अंदर में फिर अलग अलग टाइप का मोशन है। सब्सिडरी मोशन, इसमें क्या होता है कि नो मीनिंग ऑन इट्स ऑन, उसका खुद का कोई ये मोशंस का मतलब नहीं होता है अनलेस ओरिजिनल इज रेफर, मतलब कि जो मोशंस एक्चुअली में जो पास हो रहा था उसको रेफर करके ये अपना चलता है हाउस में कि हाँ एक चीज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको दिमाग में रख के मोशन चलाया गया है, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लक्ष्मीकांत में ही एंसिलरी सुपरसीडिंग अमेंडमेंट, तो ये टाइप जो है सब टाइप है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। सीएपीएफ में एक दो बार देखा हूँ क्वेश्चन, यहाँ से देखा हूँ, और सीएपीएफ थोड़ा ज्यादा डीप में जाता है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही डीप में जाता है वो, ठीक है। लेकिन मोशन का टाइप है और लक्ष्मीकांत से वहां से क्वेश्चन आता ही है एकदम, मतलब इतना श्योर देता हूँ कि सीएपीएफ अगर बैठ रहे हो तो लक्ष्मीकांत अच्छे से करके जाओगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारा पॉलिटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ज्यादा उटपटांग भी नहीं करता है, बस सिंपली डायरेक्टली पूछ लेता है कि एंसिलरी क्या है, अमेंडमेंट क्या है, ठीक। तो सब्सिडरी मोशन जो है वो कह रहा है कि इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ पे भी क्या था कि ओरिजिनल को सुपरसीड कर रहा है। उस टाइप का मोशन क्या है कि जैसे कैसे किया कि बजट में लिख दिया है कि इतना करोड़ होना चाहिए था, ठीक, लिखा हुआ है। अब एक मोशन चलाया कि नहीं उसको पैसा को बढ़ाना है, जरूरी है क्योंकि मैंने सोशल सेक्टर को मैंने फोर्स कर रहा है, तो एक मोशन चलाएगा कि उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दो। तो बजट वहां रखा हुआ है बिल, और उसके बाद पैरेलली चला उसका कि सब्स्टिट्यूट मोशन है कि पैरेलली उसका चला कि भैया जो आप जो 5 करोड़ जिसको एलोकेट किए हो उसको 5 नहीं इसको 10 कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत नेसेसिटी है अभी लोगों को, ठीक। तो इस हिसाब से टाइप है ये। अब ये टाइप के अंडर
एक जितना भी डिफरेंट टाइप का तुम मोशन पढ़ोगे वो उसके अंदर में आता है कि अलग अलग टाइप का मोशन है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं बताया सब सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है, सुपरसीडिंग सब्सिडरी का ही पार्ट है। उसमें क्या बोलते हैं कि इंटरप्ट द कंसिडरेशन ऑफ करंट बिजनेस, कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो करंट चल रहा है हाउस उसको इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। तो थ्रू कैसे 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 कर सकते हैं, एडजमेंट मोशन के थ्रू, मोशन टू ले ऑन द टेबल, ठीक है। ये दो अलग अलग टाइप का मोशन है जिससे इंटरप्ट कंसिडरेशन ऑफ करंट बिजनेस, जो भी मैंने करंट बिजनेस चल रहा है उसको इंटरप्ट करके हम लोग डिस्कशन डिमांड करते हैं थ्रू एडजमेंट मोशन, ठीक है। जैसे कि मान लो अचानक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आ गया हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज डिस्कस होना चाहिए, तो उस समय में क्या करेगा कि एडजमेंट मोशन का, मैंने एडजमेंट मोशन अब रिलेट मत कर लेना जो अभी पढ़ा है एडजमेंट, वो एडजमेंट अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है। ये सिर्फ स्पीकर बोल रहा है कि एडजमेंट हाउस एडजर्न हो रहा है, इसका मतलब आप ब्रेक ले लीजिए कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए या हफ्ते के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला एडजर्नमेंट मोशन आ गया अब ये, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग हाउस को मैंने थोड़ा इंटरप्ट कर रहे हैं कि आप जिस भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो वो टॉपिक को होल्ड पे कर दो। अब क्या करो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, नीट का पेपर लीक हुआ है, लोग मैंने त्राही त्राही हो चुके हैं, बच्चे परेशान है, आप इसको इसमें लाओ, ठीक है। तो हाउस को इंटरप्ट किया तो उसको बोलते हैं सुपरसीडिंग मोशन, ये कुछ चीज चल रहा था उसको सुपरसीड कर दिया एडजमेंट मोशन चला के, ठीक है। तो ये सब टाइप है, सब मैंने ये सब ये ब्रॉडर टाइप है। इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अमेंडमेंट हो गया तो टू मॉडिफाई द ओनली पार्ट, ठीक है। तो अमेंडमेंट मोशन में क्या होता है कि कुछ जो बिल आया है उसका कुछ सिंपल सा कुछ छोटा मोटा पार्ट को चेंज करना हुआ तो इस टाइप का मोशन चलाया जाएगा, ठीक है, अमेंडमेंट वाला कैटेगरी वाला मोशन, ठीक। तो अब देखते हैं कि मोशन किस टाइप, माने कौन कौन सा मोशन होता है और कैसे कैसे होता है। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन में देखो मैंने बिल को अब क्या करना है, क्लोज करना है कि जल्दी जल्दी जैसे भी करो। सिंपल क्लोजर हो सकता है आफ्टर सफिशिएंट डिस्कशन की चलो उस बिल पे हम लोग बहुत चर्चा कर लिए हैं, मैंने जितना भी था 1 से लेके 100 तक जो भी था उसका पॉइंट सारा डिस्कशन हो गया, तो उसको बोलेंगे सिंपल। लेकिन क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मतलब कि ग्रुप इनटू द पार्ट, मतलब जैसे कि होता है ना कि तुम 100 पॉइंट था और उसको तुम 20-20 का 5 कैटेगरी कर दिए, ठीक, 5 कैटेगरी 5 ऐसे कर दिए 5, और उसके बाद तुम डिस्कस किया, इसका सब हेडिंग कर दे रहे हो कि हाँ इस डिश में ये चीज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर से हेडिंग सब हेडिंग इसका डिस्कस कर लिए, कैटेगराइज कर दिए, तो इसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर कंगारू किसको बोलते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉज की 100 पॉइंट है और 100 पॉइंट में से जो जो इंपॉर्टेंट है बस पहले से मार्क करके बैठे रहेंगे वो लोग कि डिस्कशन करना इस पॉइंट पे। फिर हर किसी के पास पहले से टेबल पे आ गया रहता है कि कौन सा बिल का क्या है नहीं है, ठीक है। तो लोग इंपॉर्टेंट क्लॉज डिस्कस करते हैं, और ये कौन करता है, जो मोस्टली मैंने मिनिस्टर जो रहते हैं जो लोग बिल को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वही लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लॉज डिस्कस कर देंगे क्योंकि देखेंगे टाइम कम है, या तो अगले 2 दिन में या तो बिल ये पास कराना है, नहीं तो हाउस ये हो जाएगा, एडजमेंट सिंडे हो जाएगा, उसके बाद नहीं तो उसके बाद प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देगा। इसीलिए लोग हड़बड़ा के क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लॉज को डिस्कस कर देते हैं कंगारू। और बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन अनडिस्कस क्लॉज, जो क्लॉज पुट टू वोट, जो चीज डिस्कस नहीं भी हुआ है हाउस में उसको भी डाल दो वोटिंग में और उसको यस नो पूछ लो, ठीक है। तो ये 4 है क्लोजर मोशन की, बिल को कैसे क्लोज करना है, मैंने बिल हो गया है अब इस पे यस नो पूछ लो जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर मोशन। वैसे ही प्रिविलेज मोशन है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज अगेंस्ट मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, कि अगर कोई हाउस को ब्रीच कर रहा है तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन चल जाता है। रिसेंटली अगेंस्ट पीएम के अगेंस्ट चला था, मैंने वो राहुल गांधी के बारे में कुछ कुछ बोल दिए थे उल्टा सीधा, तो उस समय प्रिविलेज मोशन चलाया गया था। हाल ही में मैंने अभी बता रहा हूँ, हाउस जो गवर्नमेंट बना है एनडीए का, ठीक है, वो जुलाई का टाइम में बता रहा हूँ, जो हाउस मानसून सेशन चल रहा था उसी में ऐसा हुआ था, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन ऑफ मिनिस्टर फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक चैनल है जहां से मैंने कुछ भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैंने ये हुआ, ठीक है। अब तुम एक बार यही कीवर्ड मारना और मणिपुर वाला डालना, ठीक है, ये भी दिखाएगा वहां पे। कॉलिंग अटेंशन मणिपुर के लिए मैंने चाह रहा था कि डिबेट हो, क्योंकि किसी भी चैनल से गवर्नमेंट डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा था मणिपुर वायलेंस को, ठीक है। तो गवर्नमेंट मैंने ये क्या कह रहे थे कि चलो इसको लाओ, इसको कॉलिंग अटेंशन से डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन इस ना स्पीकर सुन रहा है ना हाउस उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, और अपोजिशन अपना बाहर में धरना दे रहा है, ठीक है। ये बस याद रखना इसमें कि ये इंडियन इनोवेशन है, क्योंकि ये पूछ लेगा कि इट इज ए इंडियन इनोवेशन, तो हाँ इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। जब वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था उस समय भी हेडलाइन बना था ये, अभी हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है ना, पूरा गांव दब गया अंदर में लैंडस्लाइड में, तो जुलाई का ही बात है ये, उसमें भी ये हेडलाइन बना था कि मैंने जो, और उस समय क्या जरूरी नहीं कि ये मैंने रूलिंग गवर्नमेंट ही ऑपोजिशन ही लाएगा, ये जरूरी नहीं है। उस समय क्या था, जो रूलिंग गवर्नमेंट थे एनडीए वही लोग इसको ले आए, और कारण क्या था लाने का कि बोले कि हम लोग बार बार मैंने ये कर रहे थे, नोटिफाई कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को कि वहां पे वो मैंने लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां से गांव को खाली करो, लेकिन फिर भी वहां पे जो गवर्नमेंट है वो लोग नहीं सुने, और वहां किसको क्रिटिसाइज करते थे डायरेक्टली, राहुल गांधी को,
ठीक है, क्योंकि वायनाड से वहां पे एमपी थे, वो उस समय तक सीट छोड़े नहीं थे, ठीक है। क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वहां का गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेक्सिकल था बोल के, ऐसा हम लोग कॉलिंग अटेंशन में बुलाया, और रूलिंग गवर्नमेंट ही कॉलिंग अटेंशन लाया और बोला कि ये चिंता का विषय है, डिस्कस करना चाहिए हम लोग को इस चीज को लेके, ठीक है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसी से सिमिलर तुम्हारा एडजमेंट मोशन भी है, नॉट फॉर राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के लिए नहीं है, और ये दोनों के लिए है कि कोई भी मैंने दोनों हाउस में चल जाएगा। 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए इसको, मैंने इसको इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओनली वन टॉपिक, और सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको यूज करके हम लोग, सिर्फ एक ही टॉपिक जो भी अर्जेंट इंपॉर्टेंस का रहेगा। शुड नॉट इन्वॉल्व विद द ट्राइवियल इशू, मैंने ऐसा कुछ इशू से नहीं होना चाहिए कि जो कोर्ट में चल रहा होगा बात, जैसे कि मान लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड था, अब उसके ऊपर चेक हो रहा था दिसंबर पिछले साल का, नवंबर से स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट, अब वो तुम यहाँ हाउस में जो बजट सेशन में बोलोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है वैसा है, तो क्या करेगा, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा जजेस को कि वो लोग वहां पे तो ये डिस्कस कर रहा है, अब तो पता नहीं क्या है। तो जो भी सब जुडाइस रहेगा या फिर जो थोड़ा ट्रिवियल रहेगा उसको इसमें यूज नहीं करना है, ठीक। तो क्या है, तो ये फैक्ट याद रखना, राज्यसभा में नहीं हो सकता ये चीज, 50 मेंबर का मिनिमम चाहिए सपोर्ट इसको इनिशिएट करने के लिए, और एक ही टॉपिक को भी। यहाँ पे क्या है कि आप दोनों हाउस में चलाइए इसको, इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो भी रहेगा उसको इसको चला सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस, 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए नो कॉन्फिडेंस में। रीजन फॉर मोशन नॉट स्टेटेड, कि तुमने बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो कि किस लिए चला है ये। मैं क्लास में बताया था कि 2019 में एक बार जब इलेक्शन होने वाला था फरवरी में बजट सेशन में, तब एक बार चला था, और इस बार फिर 2024 में जब इलेक्शन होने वाला था फरवरी में, तब चला था ये, ठीक है। लेटेस्ट जो है 2024 का चला है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम का, जो एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर के, उनके अगेंस्ट में चला था ये, ठीक है। ओनली लोकसभा, ये फैक्ट याद रखना कि ये सिर्फ लोकसभा में, मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए भी चलाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इफ पास देन मस्ट रिजाइन, अगर पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार गिरेगा, ठीक, अगर पास हो गया तो सरकार गिरेगा। सेंसर मोशन में क्या हो रहा है, स्टेट रीजन फॉर एडॉप्शन, स्टेट बताता है कि किस लिए हम लोग इसको ला रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि नहीं बता रहा है, ठीक, बता ही नहीं रहा है कि किस कारण से हम लोग ला रहे हैं। और सेंसर मोशन में बोलता है कि हमारा जो मेन मकसद है वो इस कारण से है, हम लोग इसलिए सेंसर मोशन ला रहे हैं टू क्रिटिसाइज इंडिविजुअल मिनिस्टर, की फलाना मिनिस्टर झूठ बोले हैं हाउस में, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट हम सेंसर मोशन लाएंगे। या फिर काउंसिल मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी चलता है ये। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे इंडिविजुअल मिनिस्टर भी है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये दोनों को थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना। इस पे क्वेश्चन था, इस पे ये रहा, पूरा नॉट करेक्ट पूछा था, तो स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना, इसको हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सीएपीएफ पूछा था ये पिछले साल। नॉट टू सीक टू रिमूव गवर्नमेंट, और ये इसका पर्पस नहीं है कि गवर्नमेंट को गिराना है, ठीक है, बस चलवा दिए और गलती बता दिए कि भैया तुम्हारा ये गलती था, ठीक, बस सेंसर मिशन चला के गलती बता दिए गवर्नमेंट को कि आपका ये गलती था और आप यहाँ पे डिफीट हो चुके हैं, लेकिन ये आपको रिमूव नहीं करेगा, ये सरकार आपका गिरेगा नहीं। सरकार किससे गिरता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक। मोशन ऑफ थैंक्स, कोई भी पहला सेशन होगा प्रेसिडेंट उसको आके या गवर्नर भी अपना स्टेट में मोशन ऑफ थैंक्स आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और या फिर हर फिजिकल ईयर का पहला जो रहता है सेशन उसमें आके बोलेंगे कि मैंने ऐसा है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि मैंने भारत इस तरीके से बढ़े, विकसित भारत बने, तो जो भी गवर्नमेंट दे देता है उनको पर्चा कि लेके पढ़ दो इसको, ठीक। एमपी कैन डिस्कस एनी इशू, और एमपी ऐसा मोशन ऑफ थैंक्स जब चलता है तो कोई भी इशू डिस्कस कर देता है। ये चीज लाइन इसलिए लिखा क्योंकि ये न्यूज में था, ठीक है, ये चीज न्यूज में था। एमपी कैन डिस्कस एनी इशू अदर देन प्रेसिडेंट स्पीच, जो प्रेसिडेंट का स्पीच है, तो हुआ क्या था कि एक्चुअली तमिलनाडु में जो उस समय तमिलनाडु में ही क्या बता रहा हूँ, हाँ तमिलनाडु का, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय कुछ हुआ था कि हाउस में जब भाषण दिए गवर्नर, तो भाषण देने के बाद ये लोग चर्चा करने लगे किसी और चीज का, ठीक है, किसी और चीज का चर्चा करने लगे, तो वो लोग बोला कि भाई बात चल रहा है, मैंने मोशन ऑफ थैंक्स, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्लियामेंट में ही हुआ था, प्रेसिडेंट भाषण दे दी, उसके बाद जो प्रोफेसर मैंने जो आरजेडी बिहार के है राज्यसभा मेंबर, वो लोग कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करने लगे कि मुझे आश्चर्य लगा कि राष्ट्रपति महोदय कुछ ऐसा काम का नहीं बोले जो चीज एक्चुअली बोलना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें मैंने उस समय बोला था कि यार ऐसे कैसे कुछ भी बात कर दे रहे हो यार, मोशन ऑफ थैंक्स है, प्रेसिडेंट आए हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली प्रोविजन है कि एमपी कैन डिस्कस एनी इश्यूज अदर देन प्रेसिडेंट स्पीच, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम प्रेसिडेंट का स्पीच पे बात करो ना, तुम प्रेसिडेंट को ये काहे करने लग गए, प्रेसिडेंट जो बोले हैं उस पॉइंट पे बात करो,
ठीक है। तो एमपी कुछ भी डिस्कस कर सकता है प्रेसिडेंट का स्पीच के ऊपर, और जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि वो बता रहे हैं कि भैया अभी से 1 साल हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, वही सब भाषण देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स में। कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट, या फिर गवर्नर भी अपने स्टेट में देता है ये मोशन ऑफ थैंक्स। फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन या फिर आफ्टर एवरी फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से इंडिया में, ठीक है। बोलते हैं ना 31 तारीख को कि आरटीआई मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो वही इसीलिए 31 तक उसका 1 साल खत्म होने वाला है। उससे पहले तुम अपना डाल दो जो डालना, नहीं तो उससे पेनल्टी लगेगा उसके बाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज हुआ था इस बार, जो सस्पेंशन चल रहा था, ठीक है। मैंने हाउस ठीक से प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। हाउस क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा केओस क्रिएट कर दे रहे हैं लोग, अपोजिशन लोग। उसकी वजह से क्वेश्चन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इफ रूल नॉट फॉलोड। तो उस समय अपोजिशन बोल रहे थे कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप इस चीज को मैंने देखिए ठीक से स्पीकर के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर को ये कीजिए, हाउस ठीक से आपका जो मैंने प्रोसीडिंग है उसमें कुछ लूपहोल्स है, गलती है आपके तरफ से, इट सस्पेंड प्रोसीडिंग। और ये क्या करता है, अगर ये हो गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर चल गया और पास हो गया, तो फिर वो प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर देता है। जो भी चल रहा है हाउस उसको रोक दिया जाएगा, ठीक। शॉर्ट ड्यूरेशन, अब देखो अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक नाम को ही डिस्कस कर रहे हैं जो नाम है। एटलीस्ट ये चीज पता होना चाहिए, तो होगा दुनिया भर का चीज, ठीक है, लेकिन वो नाम को तुम डिस्कस कर रहे हो, तुम पढ़े हो, ठीक है, तुमको याद भी है, बस रिकॉल कर रहे हो। जब भी देख रहे हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो रिकॉल करो कि क्या है, उसके बाद तुमको अच्छे से समझ आएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कितने शॉर्ट कह रहा है, नोन एज 2 आवर डिस्कशन, ठीक। शॉर्ट से मैंने यहाँ पे 2 आवर लिख लो। जैसे कि अभी क्या क्या पढ़े, क्वेश्चन आवर पढ़े थे, 0 आवर पढ़े थे, ठीक है, और एक था हाफ आवर। अब एक यहाँ पे 2 आवर पढ़ रहे हैं। 2 आवर में क्या है, ये शॉर्ट, ठीक। ये क्या है, स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक। अब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग कि ओपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, ये भी याद रखना पड़ेगा कि कितना दिन अलॉट कर रहा है, ठीक है। 2 दिन अलॉट कर दे रहा है, और इसको 2 आवर डिस्कशन भी बोला जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को, ठीक है। स्पेशल मेंशन फॉर राज्यसभा, मैटर विच कांट बी डिस्कस अंडर एनी अदर, सिमिलर टू नोटिस मेंशन। अब देखो इसके और इसके, ये दोनों मैंने, ये होता है लोकसभा में चलता है ये, और ये चलता है राज्यसभा में, ठीक। अब ये रूल वगैरह पिछले साल न्यूज में था, ये रूल 377 यूज करके कह रहा था कि डिस्कशन कर लेते हैं इसको, ठीक है, पिछले साल था ये न्यूज में, ठीक है। ये दोनों रूल मैंने बकाया इंडियन एक्सप्रेस इन दोनों रूल के बारे में एक्सप्लेन पेज में मेंशन किया था, ठीक है, पिछले साल न्यूज में था ये। तो स्पेशल मेंशन राज्यसभा के लिए, नोटिस मेंशन लोकसभा के लिए, बस इतना चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ से और कुछ ऐसा आना नहीं है सर। और ये थोड़ा मैंने डिटेल में रूल है कि किस कंडीशन में स्पीकर क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है, वो सब डिटेल में है। वो क्लास में शायद डिस्कस किया था कि नहीं मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन ये उतना भी पिछले साल का न्यूज है, करंट अफेयर रिलेटेड इसको ट्रीट करना। और ये यहाँ पे लिख दिया हूँ दोनों, ये रूल 377 और 374 लोकसभा के लिए है, और दोनों रूल में स्पीकर के पास अलग अलग प्रोविजन है। इसमें अलग तरीके से स्पीकर बिहेव करेगा, इसमें अलग तरीके से स्पीकर बिहेव करेगा, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, मैंने इसको सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में डाला गया है। हालांकि ये मैंने वो हर एक मोशन जिसमें वोट किया जा सकता है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस इन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, होता क्या है, रिक्वायर्ड टू वोटेड अपॉन, और जो कुछ भी उसको वोट करना ही पड़ेगा। कांट बी विथड्रॉन एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ हाउस, यानी कि अगर एक बार आप रिजोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये लीव ऑफ हाउस अगर एग्जाम में दे दिया तो तुम मैंने हाउस छोड़ने वाला मैंने मतलब मत निकालना। इसका मतलब है कि परमिशन हाउस का चाहिए या फिर कंसेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ ये कीवर्ड, क्योंकि यही कीवर्ड लोग क्या करेगा, उठाएगा कहीं से कॉपी पेस्ट मारेगा, वहां पे लोग चेंज नहीं करेगा कि ये लिख देता हूँ कि बच्चे को समझ आ जाए, वैसा लोग बिल्कुल नहीं करेगा। यही चीज उठा के डाल देगा कि इट कैन बी विड्रॉन एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ हाउस, तो पता रहेगा तो बोलोगे कि हाँ परमिशन से, बिना परमिशन के उसको विड्रॉ ही नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो इसलिए ये कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि लीव ऑफ हाउस, इसका मतलब होता है परमिशन या कंसेंट हाउस का, तभी जाके उसको ये कर सकता है, रिजोल्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं। अब रिजोल्यूशन किस टाइप का, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, प्राइवेट रिजोल्यूशन, स्टेटरी रिजोल्यूशन, ये सब चलता है मंडे ट्यूसडे, चलते रहेगा ये सब, ना तुमको याद करना है कर लो। मंडे टू ट्यूसडे 2 दिन चलेगा गवर्नमेंट रिजोल्यूशन बाय मिनिस्टर, फिर प्राइवेट वाला फ्राइडे को रख दिया गया है। स्टेटरी रिजोल्यूशन टेबल्ड इन परसुएंस, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी प्रोविजन है या कोई एक्ट है तो उस टाइप का, उसके लिए अगर कुछ डिस्कशन चाहिए तो वो स्टेटरी रिजोल्यूशन में कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताया था क्लास में कि ये अगर मोशन है, ठीक, ये अगर मोशन है तो उसका छोटा सा पार्ट रिजोल्यूशन है, जहाँ पे जिसपे वोटेड अपन होना जरूरी है। बाकी कुछ मोशन में नहीं भी वोट होने से चलेगा। एडजमेंट क्या है, नॉट वोटेड अपन, सिमिलर कॉलिंग अटेंशन इसी टाइप का है जिसपे वोटेड नहीं है, ठीक है। तो मोशन बहुत तरह के हैं यहाँ पे, और भी मोशन होंगे, लेकिन कुछ पे वोटिंग हो रहा है जो कंपलसरीली वो रिजोल्यूशन हो गए, कुछ हो गए,
ठीक है, कुछ होगा जिसपे वोट नहीं, वोट होगा भी तो और अलग से होगा, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसमें वोट किया जाता है क्योंकि सरकार को गिराना है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे यहीं पे। तो मोशन बहुत तरीके के होते हैं और रिजोल्यूशन कंपल्सरीली वोट होना चाहिए उस पे, ये चीज मैं बोला था क्लास में, ठीक है। बिल, प्राइवेट मेंबर बिल 30 डेज नोटिस, ठीक। पब्लिक बिल 7 दिन नोटिस में लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये फैक्ट ही याद कर लो, 30 डेज 7 डेज, क्योंकि क्वेश्चन एक देखा था सीएपीएफ का, उसमें पूछा था ये, ठीक है। ये 30 डेज और 7 डेज वाला पूछा था ये, ठीक। ड्राफ्टेड बाय इंडिविजुअल, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बना रहा है इसको। स्टैंड ऑफ ओपोजिशन पार्टी मोस्टली, लेकिन ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल भी दिया था क्लास में कि रवि किशन जो है वो यूपी के कोई माने कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर से हैं, तो वो माने पॉपुलेशन वाला बिल एक लाए थे, वो बोले थे कि मैं प्रेजेंट करूंगा, तो रूलिंग गवर्नमेंट के ही मेंबर है, लेकिन वो ला सकते हैं बिल, ठीक है। बिल ला सकते हैं अपने, उनका ये है, इच्छा है लाने का पॉपुलेशन बिल, तो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके लिए 30 डेज पहले से नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर के लिए ज्यादा समय चाहिए नोटिस देने के लिए, और यहाँ पे कम समय में नोटिस दे देते हैं। ड्राफ्टेड बाय डिपार्टमेंट रूलिंग पार्टी पॉलिसीज, और जो कि रिप्रेजेंट करते रहता है रूलिंग पार्टी का पॉलिसीज। बिल कैसे होता है, 4 कैटेगरी का बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक। 4 तरीके का बिल होता है। उसमें ऑर्डिनरी बिल बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग। पांचवी वाले में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एसेंट आना जाना चाहिए। उसका सेकंड रीडिंग, जनरल डिस्कशन, ये इतना रीडिंग वगैरह मैंने, ठीक है, डिटेल ये सब लक्ष्मीकांत लिखा है 3-4 पेज में इसको, कि रीडिंग में क्या क्या होता है। बेसिक लेवल पे जान लो कि रीडिंग हो रहा है, मैंने पहला बार पढ़ लिया गया, दूसरा बार पढ़ा गया तो उसमें डिस्कशन किया गया, कमिटी स्टेज में भेजा गया और कंसिडरेशन स्टेज में भेजा गया कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, ठीक। कैन अमेंड प्रोविजन, इसमें कमिटी स्टेज में जाएगा, तो कुछ अगर चेंजेस लाना हुआ तो अभी क्या हो रहा है ना, ये चीज तुमको अभी बता दे रहा हूँ मैं कि पार्लियामेंट में ये स्टेज पे बहुत ज्यादा बने लूप होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो रहा है, भेज ही नहीं रहा है। जैसे 3 फार्म बिल था, इस स्टेज पे बोल रहा था कि भेजो इसको, भेजो, लेकिन नहीं भेजा, ठीक है। तो वो चीज कह रहा है कि पार्लियामेंट का डिक्लाइन का होने का कारण है कि कमिटी स्टेज में भेज ही नहीं रहा है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बिल का क्वालिटी कम जा रहा है, और इस चीज के लिए क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट भी किया था कि क्या बिल बना रहे हो यार, इधर जुडिशरी तुम कुछ भी बना दे रहे हो और यहाँ पे जेल भरते जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज हो रहा है कि कमिटी स्टेज में जाएगा तो क्या होगा कि डिटेल में उस पर मैंने जांच करेगा, कौन करता है, अपोजिशन होते हैं, रूलिंग होते हैं, दोनों होते हैं, और प्लस ये लोग को असाइंड रहता है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी मैंने नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपर्ट हैं, वो लोग असाइंड होते हैं इसमें। तो लोग देखते हैं बिल का एक एक प्रोविजन की क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। तो इस चीज को स्किप कर देने से मुश्किल हो जा रहा है सारा बिल। कंसिडरेशन स्टेज जाएगा तो 3 स्टेज सेकंड में होता है, या फिर यस नो पूछा जाता है रीडिंग तीसरा वाले स्टेज में। फिर बिल, अगर बिल सेकंड हाउस में जाएगा वहां पे मे पास विथ अमेंडमेंट, या फिर रिजेक्ट कर देगा, या तो कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक। ये ऑर्डिनरी बिल का केस है। मनी बिल में क्या होगा, इंट्रोड्यूस विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा में आर्टिकल 110, मनी बिल ओनली इफ, ये सब ठीक पता होना चाहिए। टैक्स से अगर बात कर रहा होगा, ठीक है। बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहा, कंसोलिडेटेड फंड से बात कर रहा होगा। अब यहाँ पे तुमको मैंने ऐसा भयंकर कंफ्यूजन होता होगा कि किसको कंसीडर करें नहीं करें, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा क्या है सीन। टैक्स का कुछ भी बात हो रहा है मनी बिल से रिलेट कर रहा होगा, ठीक, मनी बिल से बात कर रहा होगा। और बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सीएफआई, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन, मैंने परमिशन लेने को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। ये एक्ट मैंने लास्ट में अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है, तब जाके मनी पैसा उसको लीगली मिल जाता है गवर्नमेंट को। एक्सपेंडिचर, उसको कैसे खर्च करना, यूटिलाइजेशन, उसके बारे में अगर बात हो रहा हो तो मनी बिल में होगा। फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया देख लेना, 3 अकाउंट है, सीएफआई, पीएफआई, ठीक है, पीएआई, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक और, ठीक है, कंटीजेंसी फंड। इसको देख रेख एग्जीक्यूटिव करता है, इसको देख रेख तुम्हारा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सेक्रेटरी करता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये में रहता है, ठीक है। इसको भी एग्जीक्यूटिव ही हैंडल करते रहता है। और पीआई में, अब तुम क्लास की हो तो तुमको मैं शायद अकाउंट कहीं पे एक जगह बता दिया था, मुझे याद है, हाँ शायद आगे में देखेंगे उसको, ठीक है। तो मनी बिल का ये प्रोविजन, मनी बिल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो किसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि कुछ तो मनी बिल है, ठीक है। ये 6 प्रोविजन है जो मनी बिल को मेंशन कर रहा है। तो क्या है जो मनी बिल नहीं है, अगर कोई फाइन का बात हो रहा, या फी का बात हो रहा, या टैक्स बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चीज याद रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टैक्स इम्पोजिशन का बात हो रहा होगा तो उस पर मनी बिल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पर चर्चा करने लगेगा तो वो चीज अलाउ नहीं है, ठीक है। मनी बिल में डिस्कस नहीं कर सकता लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टैक्स का लेके, ठीक है। तो ये मनी बिल नहीं होगा, इस चीज को याद रखना।
बाकी ये तो जानते ही हो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू टाइप में इसको यूज करते हैं, फी या फाइन को, ठीक है, इसको टैक्स कैटेगरी में नहीं डालते हैं, इसलिए ये बाहर है, नॉट एज ए मनी बिल। इन तीनों को ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं फाइनेंस बिल, ठीक। फाइनेंस बिल में क्या हो रहा है कि फाइनेंस बिल 117 और फाइनेंस बिल 2, अब तुम इसमें बहुत कंफ्यूज होते होगे, ठीक। फिजिकल मैटर ये तो हम डिस्कस कर लिए, देख लिए, ठीक। इसी वही फाइनेंस बिल का ही पार्ट है मनी बिल भी, ठीक है। उसके अंदर में फाइनेंस बिल 1 आता है, फाइनेंस बिल 2 आता है, मनी बिल आता है। तो मनी बिल में बहुत कुछ डिस्कस कर लिए हम लोग, ठीक। और इंक्लूड प्रोविजन ऑफ 110, ये लाइन को मैंने उतना नजरअंदाज करूँ, यहाँ पे कुछ मैं, मुझे ध्यान है कि मैं ये सेंटेंस मैंने खुद से फ्रेम करके कुछ अलग मीनिंग निकाल दिया था मैं, इसको मत ध्यान दो इतना, ठीक। ब्रॉडर देन मनी बिल इतना ध्यान रखना, ठीक। बोथ 110 एंड जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल 1 है इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये फैक्ट याद रखना। ये दोनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये तो मनी बिल हाउस लोकसभा में याद है तुमको, तो याद है, कितनी बार पढ़े हो तुमको याद होगा, लेकिन फाइनेंस बिल 1 जो है सिर्फ लोकसभा में, यही इसका स्पेशलिटी है, और उसका स्पेशलिटी कुछ नहीं है। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है विद प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट इसको प्रायर रिकमेंडेशन देगा तो जाके ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ये एक्सेप्शन यही है। इंपॉर्टेंस का क्या है कि रेस्ट ऑफ द फीचर्स इज सेम, ऑर्डिनरी बिल वाला, इसका बाकी जो फीचर्स हो गया वो सब ऑर्डिनरी बिल वाला है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग वगैरह अलाउड, ठीक, जॉइंट सीटिंग वगैरह अलाउ है इसमें, क्योंकि मैं बता दिया कि इसका एक ही स्पेशलिटी है, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। और बाकी सारा फीचर्स जो इसका होगा जॉइंट सीटिंग वाला होगा। तो तुम जो भी तुम्हारा बैक ऑफ माइंड में आएगा कि हाँ फाइनेंशियल बिल को कैसा होना चाहिए, तो जो ऑर्डिनरी बिल है उसी को दिमाग में रख के आंसर को टिक लगाना, ठीक। ये हो गया, ये स्पेशलिटी बस ये याद रखो, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल बिल 2 का। 2 में क्या होता है, इन्वॉल्व एक्सपेंस फ्रॉम सीएफआई बट नॉट रिलेटेड टू, जो भी मैंने 110 मैंने मनी बिल जो नहीं इसको डिस्कस किया है मनी बिल, उस चीज से अगर कुछ डील कर रहा है फाइनेंशियल बिल 2, ये क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, बोथ हाउस में इनिशिएट हो सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड, मैंने इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। फॉर इंट्रोडक्शन, मैंने जो इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, बट रिक्वायर फॉर कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बोले ना कि सेकंड रीडिंग जब होता है तो उस समय कंसिडरेशन स्टेज भी आता है, तो यहाँ पे चाहिए प्रेसिडेंट का कंसेंट, ठीक है। लेकिन अब प्रायर मैंने देखो, अब क्यों यहाँ पे ये पहले प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लिया इसका, हर जगह क्या कर रहे थे हम लोग, मनी बिल आया तो पहले प्रेसिडेंट से पूछ लिए कि भैया इसको ये करना है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ठीक। तो प्रेसिडेंट बोला कि ठीक है हाँ कर लो, ठीक है ना, प्रेसिडेंट बोला कि हाँ ठीक है कर लो, तो कर लो। उसके बाद बिल बना दिया, उसके बाद फिर जब बिल पास हो गया तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो असेंट दे ही देगा असेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले से पूछ के रखा गया है। यहाँ पे इस स्टेज पे प्रायर रिकमेंडेशन नहीं पूछ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन के टाइम में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पे पूछ रहा है, कंसिडरेशन स्टेज के लिए पूछ रहा है। बस ये 2 चीज याद रखना और बाकी हो गया तुम्हारा फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, ठीक है। कुछ डाउट है तो बोलो, कंफ्यूज मत होना, जो जितना बताया हूँ उस फैक्ट को ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा और वहीं से तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको मैं कह रहा हूँ कि रिकॉल कर लेना एक बार। अभी तो बता दिया हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर लेना। ये मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ एक ग्रुप में, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे 4-5 वो सब का पीडीएफ डाला हुआ है, तुमको आसानी होगा, तुम एक बार रिवाइज कर लेना, इससे देखना कि तुमको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे फैक्ट छूट गया था, राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्ट, ओनली रेकमेंड। तो अब एग्जाम में क्या होता है ना कि हम लोग इन तीनों को सब एक जैसा समझने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्ट, ओनली रेकमेंड, वो सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, वहां पे हम लोग सोचेंगे कि रेकमेंड भी नहीं करेगा वो, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। क्योंकि हम लोग रिवाइज किए हैं लेकिन हल्का सा स्लिप हो गया दिमाग से, तो ना तो राज्यसभा अमेंड कर सकता है मनी बिल को, ना तो रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करता है। तो पूछेगा कि कैन राज्यसभा अमेंड मनी बिल, तो नहीं। कैन राज्यसभा रेकमेंड मनी बिल, तो रेकमेंड कर सकता है, उसमें रेकमेंडेशन दे देगा, तो फिर से जाएगा उसके पास, तो लोकसभा का मन किया तो उसका रेकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि राज्यसभा अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, जो भी कर सकता है, राज्यसभा के पास पावर ऑर्डिनरी बिल में। लेकिन मनी बिल में क्या है कि वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगा, ठीक। प्रेसिडेंट कैन असेंट विथहोल्ड बट कांट रिटर्न नहीं करेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि उससे पहले से पूछ लिया गया है ना कि भैया देखो बिल ला रहे हैं, उसको रिटर्न नहीं करता है, वो असेंट दे देगा या फिर विथहोल्ड। मान लो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये चॉइस रखा गया कि भैया अगर मान लो उधर एप्रोप्रिएशन बिल एक्ट पास हो गया, फाइनेंशियल एक्ट पास हो गया, तुम अपने पास रखे रहना उसको, अगर ऐसा कुछ होता है असेंट देने से पहले तुमको पता चलेगा कि कुछ इमरजेंसी टाइप आ गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको विथहोल्ड कर लो। अब विथहोल्ड वाला भी पावर प्रेसिडेंट वाले में बताया था कि कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बिल को विथहोल्ड नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, वहां पे बताया था कि उसको असेंट देना ही पड़ेगा, और विथहोल्ड किस बिल को करता है वो भी बताया था मैं जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, ठीक है।
किस किस कंडीशन में विथहोल्ड करता है प्रेसिडेंट, वो बताया था। विथहोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट है, अब उसका बिल को विथहोल्ड करेगा तो क्या ही मतलब है, ठीक है। तो उसको भी विथहोल्ड बहुत रेयर केस में किया है, लेकिन जनरली जो होता है मोस्टली वो कैसे बिल को विथहोल्ड करने का उसके पास प्रोविजन है। अलग अलग वीटो जो है, ठीक है, वीटो जो यूज है, तो वीटो वाले चैप्टर पढ़े थे प्रेसिडेंट, तो वहां पे बताया था किस किस कंडीशन में कौन कौन सा वीटो यूज करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई वीटो कब क्यों नहीं यूज करेगा, वो भी बताया था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 कैटेगरी का बिल, ठीक है। 4 कैटेगरी के बिल में देख लिए तुम। फाइनेंशियल बिल वाले में कंफ्यूजन होता था, तुम एक बार ये नोट्स पढ़ लेना, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। कैटेगराइज कर दिया हूँ, सेपरेट कर दिया हूँ, तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो पता ही है, 368 वाला, ठीक है। इसमें क्या बिल कर रहे हैं हम लोग, अमेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक टाइप का बिल है जिसमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। याद रखना, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का। एक सेकेंड, ये जो लाइन लिखा था यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है यही चीज। प्रायर रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड। अमेंडमेंट में प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर नहीं होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोचने से लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, शायद लगता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी वाला पोस्ट है ना ये, लेकिन नहीं लगता है वहां पे प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। अब आते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग इन 3 सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन समन। कौन सा सिचुएशन, अगर बिल रिजेक्ट हो गया है कोई एक हाउस में, तो उस कंडीशन में, ठीक, अमेंडमेंट डिसएग्रीड, कोई अगर अमेंडमेंट कर दिया है, मान लो लोकसभा अमेंडमेंट कर दिया है या राज्यसभा अमेंडमेंट कर दिया है, तो उस केस में डिसएग्रीड हो गया है, तो उस केस में, या फिर 6 मंथ लैप्स्ड विदाउट बीइंग पास्ड बाय द अदर हाउस, या फिर 6 महीना हो गया है और राज्यसभा उसको पास ही नहीं किया है, या राज्यसभा पास किया था, लोकसभा 6 महीना से पास ही नहीं किया है, तो इन 3 कंडीशन में ज्वाइंट सीटिंग का बैठकी लग जाएगा, ठीक। फिर क्या, इफ प्रेसिडेंट नोटिफाइड बिफोर डिसोल्यूशन, अगर पहले से मैंने, हाँ, अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देते हैं बिफोर डिसोल्यूशन, देन कैन कॉल फॉर ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। मैंने हाउस डिसॉल्व होने से पहले अगर नोटिफाई कर दिए, जो कि हम एक प्रोविजन पढ़े थे ना ऊपर में कल रात में, कि वहां पे बता रहा था ना कि यही था ना लाइन की डिसॉल्व, मैंने जब डिसॉल्व होता है तो कौन कौन सा बिल लैप्स होता है, आज ही पढ़े थे ना अभी सुबह में, ये वाला, कि जब बिल डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो ज्वाइंट सीटिंग के लिए ये कर सकता है, यही कहीं था ये वाला लाइन, बिल डोंट लैप्स इफ प्रेसिडेंट नोटिफाइड फॉर ज्वाइंट सीटिंग। तो यहीं पे वही चीज है कि ज्वाइंट सीटिंग का कंडीशन बता रहे थे हम लोग, कि ज्वाइंट सीटिंग अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर चुका है, मैंने नोटिफाइड बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले अगर नोटिफाई कर चुके हैं ज्वाइंट सीटिंग, देन कॉल फॉर ज्वाइंट सीटिंग गवर्न बाय रूल ऑफ लोकसभा, और नोटिफाई कर दिए हैं हाउस डिसॉल्व होने से पहले, तो ज्वाइंट सीटिंग होगा, और कौन सा रूल को फॉलो करेगा, लोकसभा का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। लोकसभा में 545 मेंबर को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे 250, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी है, तो इन्हीं लोग का बात सुना जाएगा, और जो कि गवर्नमेंट लोकसभा में मैंने रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ज्यादा मनी वेटेज होना चाहिए। स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करते हैं राज्यसभा के। रूल ऑफ लोकसभा इसलिए भी कहा जाता है, रूल ऑफ लोकसभा चलेगा ज्वाइंट सीटिंग में, ठीक है। तुमको ट्रैप करने के लिए बोल देगा कि बोथ राज्यसभा लोकसभा का रूल को फॉलो किया जाता है, तुम ट्रैप में मत फंसना। इसका स्पीकर जो है वो लोकसभा से है, तो ऑब्वियसली उनको जो रूल पता होगा वो लोकसभा का ही पता होगा। इसको प्रिसाइड कौन करता है ज्वाइंट सीटिंग को, स्पीकर ही करता है। वो भी मैं जब बता रहा था स्पीकर के बारे में, तो वहां पे बोला था कि स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग को। कम से कम दोनों हाउस मिला के 1/10 का ये होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, तब जाके ज्वाइंट सीटिंग होगा। और क्या, नो ज्वाइंट सीटिंग फॉर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये फैक्ट याद रखना, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए इजी फैक्ट है, मेमोरेबल है, मेमोराइज कर सकते हो इस चीज को, और कर ही लिए होगे अभी तक। और क्वेश्चन देख लो कितना पूछा है इससे, घुमा फिरा के बिल बिल। ये पूछा था कि टैक्सेशन लॉज बिल 2021 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी बिल, ठीक है, पूछा था। टैक्सेशन का बोला था कि कोई भी चीज बात हो रहा है टैक्सेशन का, ठीक है, वो मनी बिल के थ्रू में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। टैक्स, इंडिया में टैक्स लेना बहुत बड़ा चीज है, समझे ना। तो वो नॉर्मली कोई ऐसा ऑर्डिनरी बिल नहीं हो सकता जो तुम टैक्स काटने का बात कर दिया कि ये टैक्स काट रहा है, ठीक है। तो टैक्सेशन बिल मनी बिल में आएगा ये। अब 3 जिसमें भी है वो दोनों तुम्हारे लिए ऑप्शंस खुल गया। 3 इसमें है, इसमें आप 2-4 देख लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल कम्स अंडर ऑर्डिनरी बिल। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। अब इसके लिए क्या मैंने वो स्टेट से पूछेगा क्या कि मेरे को बिल में क्या चेंजेस करना है नहीं करना है,
सिंपल ऑर्डिनरी बिल है वो भाई, किसी यूनिवर्सिटी को पैसा बढ़ाना है या कुछ यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस स्टेटस देना है, जो भी देना है वो सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनरी उसको पास कर लेगा। तो तुमको 2-4 में 3 इसमें और इसमें कंफ्यूजन था, 2-4 में किसको चूज करूं, तो 4 तो मैंने वैलिड लग रहा है, 2 भी देख लो एक बार। द गवर्नमेंट बिल इंट्रोडक्शन इन द हाउस नेसेसिटेट्स अ 15 डे नोटिस डे, माने कि कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो कम से कम 15 दिन का पहले से नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग देखे थे वहां पे 30 डेज पहले प्रायर नोटिस रहता है प्राइवेट बिल का, और गवर्नमेंट अगर बिल है तो 7 दिन का प्रायर नोटिस रहता है, ठीक है। तो वहां तो देखे ही थे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 3-4 होता है। तो ऐसे थोड़ा पढ़ो, कुछ तुम पढ़े हो, तुम ये बिल फिल देख के डर के भाग जाओगे, तुम ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार पढ़ो, ये क्रक्स पकड़ो ना तुम। टैक्सेशन के बारे में बात हो रहा है, फिर वो कह रहा है कि मनी बिल है क्या, तो टैक्सेशन का बात हो रहा है तो हाँ होगा मनी बिल, क्यों नहीं होगा। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक, तो उसमें कुछ भी चेंज करेगा तो क्या स्टेट से पूछ के करेगा, हाँ। तो वही कह रहा हूँ कि, और या फिर क्या अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा क्या, नहीं ना। तो ऑब्वियसली से बात है ऑर्डिनरी बिल ही होगा। और हम बिल कितने टाइप का ही पढ़े थे, ऑर्डिनरी बिल पढ़े थे, मनी बिल पढ़े थे, कितने टाइप का बिल पढ़े थे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी बिल में डिस्कस करेगा इसको। तो उतना भी मैंने ऐसा तुम एक्ट देख लो, अरे यार तो कभी सुना नहीं हुई है, कब पास हुआ भगवान जाने, ये कब का करंट अफेयर पूछ रहा है। भागना नहीं, क्वेश्चन एक बार रीड करो और क्रक्स निकालो, ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये सब क्वेश्चन क्लास में देखे थे, ठीक है। ये भी फिर वही फाइनेंस बिल के बारे में, मनी बिल के बारे में है, सीएपीएफ में पूछा था। ये पूछा था इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो ओवर एन ऑर्डिनरी बिल द केस इज रेफर्ड टू, किसके पास केस जाएगा अगर 2 हाउस के बीच में मैंने बिल का लो के ये हो गया। तो अभी हम लोग पढ़े ना जॉइंट सीटिंग, तो जॉइंट सीटिंग होगा ना, ये ओपीएससी का ही है, 2020 का है ये। पहले ऐसा ही क्वेश्चन पूछता था 1 लाइनर, ठीक है, कट ऑफ जाता था 110। जो लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है, जो मैंने पर्टिकुलरली ओपीएससी के लिए फोकस्ड हो, उनके लिए ये पैटर्न मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट है। पहले वाला पैटर्न में क्या था ना कि 1 लाइनर था, तो कोई भी एग्जाम देके कट ऑफ हाई कर देता था, क्योंकि वो लोग एसएससी वाले लोग थे, उनको 1 लाइनर मजा आता है करने में, ठीक। वो एसएससी वाले या फिर जो भी 1 डे वाले मैंने क्लर्क वगैरह पोस्ट का जो एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनको पूरा फैक्ट याद रहता है, तुमको हवा नहीं लगेगा वो लोग क्या क्या रट के बैठे हैं। इनफैक्ट गांधी जी को कांधा कौन कौन दिया था उसका भी, मैंने राइट साइड में कांधा कौन दिया था, लेफ्ट साइड में कौन दिया था, उतना रट के बैठे रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका ऑब्वियसली वो 110 कट ऑफ होने का कारण यही था, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता हो ये में। 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है और सारा फैक्ट रट के बैठे हैं जीएस का, कहीं कोई भी बुक से, और वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, डायरेक्ट वो लोग मार रहे निकल रहे हैं वो लोग। और मेंस में जब आते थे तो फंस जाते थे, क्योंकि मेंस उनका तैयारी नहीं है। अब क्या है कि तुम ओपीएससी ओरिएंटेड हो और तुम्हारा गोल ओपीएससी ज्यादा है, यूपीएससी है, ओपीएससी है, तो फिर तुम्हारे लिए आसान है कि चलो भाई एटलीस्ट मैं अच्छे से पढ़ा हूँ और पेपर टफ भी आएगा तो मेरे लिए काम का है। अब मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के चल दूंगा, बोलूंगा कि मेरा हो नहीं रहा है 4 साल से 5 साल से, तो गड़बड़ है ना फिर। इफ प्रेसिडेंट नोटिफाइड, ये तो देख लिए हम लोग। बजट इन पार्लियामेंट, अब बजट कैसे पार्लियामेंट में मैंने एंटर होता, ये होता है, इंट्रोड्यूस होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको ये करता है, बनाता है वगैरह है, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करता है। 1921 थोड़ा सा मैंने हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक्वर्थ कमिटी रेलवे और बजट को सेपरेट कर दिया था, बाद में इन दोनों को मर्ज किया 2017 में। अरुण जेटली जब थे तो दोनों को फिर से बजट, क्योंकि देखो मैंने इनको सेपरेट करने का तो मकसद ये था कि जो भी रेलवे एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा चंक ले रहा था बजट का, ठीक है। तो रेलवे को मैंने ये कर दे रहा था कि भैया आप इसका जो प्रॉफिट है आप इधर उधर मत करो, इसको इसी में यूज करो, ठीक है। लेकिन बाद में जब देखा कि मैंने कोई ऐसा सेपरेट करने से कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था कि रेलवे बजट का अलग से आता था, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर अपना बताते थे कि मेरा ये रहा प्रॉफिट और मेरा ये रहा। अब इसमें क्या है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ही आ गया, अब फाइनेंस मिनिस्टर ही दोनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बजट को लेके, ठीक। प्रेसिडेंट हाउस को सामने में मैंने इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि इतना हमारा एस्टिमेशन है, इतना हमारा मैंने कलेक्शन हुआ है, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, उस टाइप में गवर्नमेंट का ये को प्रेजेंट कर दिए। नो मनी बिल एंड नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। मनी बिल तुम मैंने पास नहीं होगा, या फिर डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट नहीं होगा, मैंने डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए भी तुमको पैसा नहीं मिलेगा। डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए उसके लिए, ठीक। इसको अगर लेना है आपको तो मनी बिल को अगर पास कराना है या डिमांड फॉर ग्रांट करना है, आपको पैसा निकालना है डिमांड फॉर ग्रांट के थ्रू से, तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बजट का। और क्या है, नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम सीएफआई एक्सेप्ट एप्रोप्रिएशन। अब ये लाइन लिखेगा सीधा कि मैंने क्या तुम मनी पैसा नहीं निकाल सकते क्या एप्रोप्रिएशन के बिना, तो तुमको पता रहेगा तो हाँ मारोगे कि नहीं निकाला जा सकता बिना एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है क्या, एप्रोप्रिएशन है क्या,
तो वो यहाँ पे देखेंगे अप्रोप्रिएशन क्या है, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन बिल, ये पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो वहां पे पता चलेगा कि वो क्यों कह रहा है कि इसके बिना हम लोग नहीं निकाल सकते पैसा। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक। पीडीएफ दिया हूँ, लाइन बाय लाइन है, इसमें समझ में कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है, एक बार रीड मारना समझ आ जाएगा। नो टैक्स लिवाइड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी, कि कोई जो अथॉरिटी है, वैलिड अथॉरिटी है, वही हिस्टोरिकली क्या होता था कि कोई भी अपना टैक्स मार लेता था, ठीक है। एक से एक टैक्स था, मैंने मेडिएवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में अपना मर्जी से कोई भी टैक्स मारता था। तो क्या होता था कि एक्सप्लोइटिव सोसाइटी को प्रमोट कर रहा है वो, इसलिए बोला गया कि अथॉरिटी जो है ऑथराइज्ड है वही टैक्स इंपोज करेगा, और हाउस उस हिसाब से टैक्स लगाता है, और कौन अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट करेगा वो भी हाउस डिसाइड करता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश बट कांट इंक्रीज, ये लाइन का मतलब तुमको बाद में समझ आएगा कि पार्लियामेंट टैक्स को सिर्फ या तो रिड्यूस कर सकता है या तो एबोलिश कर सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो तुम ये मत समझ लेना कि पार्लियामेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या किया, 500 करोड़ का बजट बनाया मान लो, ठीक। तो पार्लियामेंट के पास दो ही पावर है, या तो इसको कमा सकता है या तो पूरा एबोलिश कर सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। वही कह रहा है, कैन रिड्यूस और एबोलिश, कांट इंक्रीज। अब ये कौन सा प्रोविजन से होता है, वो यहाँ पे पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे बस बता दूंगा हल्का हल्का से कि तुमको ध्यान रखना है, इसको रिवाइज करोगे तो तुम इसको भी तुम समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है प्रोविजन सारे। राज्यसभा है नेग्लिजिबल रोल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये में है कि राज्यसभा के पास कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये सब था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बजट। अब आते हैं सीएफआई एक्सपेंडिचर। अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है, उस पर दो टाइप का एक्सपेंडिचर है, एक है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक है मेड एक्सपेंडिचर। तो जो मेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको वोटेबल बोलते हैं, जिसमें ईसीआई, सीबीसी, एनएचआरसी और भी दुनिया भर का बॉडी मान लो, ठीक है। इनका पेमेंट यहाँ से आता है, जिसपे पार्लियामेंट वोट करता है कि इनको पैसा कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो पार्लियामेंट का वोटिंग पे जाता है। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर वोट नहीं होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, कैग, यूपीएससी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। रिमार्केबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये इसका डिमेरिट है ईसीआई का, कि ईसीआई को यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। तो हमेशा कंक्लूड करना कि ईसीआई को, अगर आता है क्वेश्चन, कंक्लूड करना कि ईसीआई को भी सीएफआई का चार्ज एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना चाहिए, और शेड्यूल 2 में उसको इंट्रोड्यूस ला देना चाहिए, ताकि ईसीआई का जो इंडिपेंडेंस है बढ़ जाए, ठीक है। उससे ईसीआई को बहुत दिक्कत होता है उसको ऑपरेशनलाइज, जो क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का जो भी खर्चा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट अपना डिमांड किया, यहाँ पे डिमांड किया, उसको पैसा मिल गया, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो भी कुछ करना है, तो इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, अपना एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसीआई को यहाँ पे बोलता है भाई दे दो यार, दे दो। तो वही बोला ना 1993 में, जब वोटर आईडी कार्ड के लिए, जो वोटर आईडी कार्ड जो होता है ना, वो आईडी कार्ड के लिए फोटो, उसको क्या पीआईसी करके कुछ बोलते हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड करके बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब मांगे ना टीएन सेशन, तो पैसा ही नहीं दे रहा था पार्लियामेंट, बोला था कि नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय फॉल्टी वोट, प्रॉक्सी वोट बहुत पड़ता था। तो बोले कि एक आईडी रहेगा, नाम रहेगा आदमी का, उससे देख के हम लोग वोट देंगे, ठीक। तो नहीं दे रहा था, तो 1.5 साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाया वो, फिर बाद में जाके पार्लियामेंट मजबूरन उनको दिया, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। क्वेश्चन देखे तो इससे क्वेश्चन बना था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैं शायद बाद में डाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना। थोड़ा और बड़ा करूँ क्या, ऑप्शंस मिट जाएगा फिर, मान लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, पूछो। चलो नहीं लूंगा डाउट, क्योंकि 9:30 बजे क्लास खत्म करना है, मैं बता दिया था कल शाम में। स्टेजेस इन एनेक्टमेंट, अब बजट कैसे एनेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपल है, प्रेजेंट होगा, डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी होगा, उसमें सब कुछ ठीक है, चल रहा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तीनों, क्या होगा यहाँ पे, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। यहाँ पे हम लोग मैंने पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि कौन मिनिस्ट्री, मैंने जैसे कि लोकसभा ओनली मिनिस्टर वाइज, कि कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, कितना एलोकेट हुआ है, ठीक है, किस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री को कितना मिला है, ठीक है, उस हिसाब से एलोकेट होता है कहाँ पे, वो मैंने वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई मिनिस्ट्री को मैंने जो भी मैंने ये लोग ये कर रहे हैं, पैसा किसको कितना अलॉट हुआ, तो उसके ऊपर डिबेट होगा कि अरे भाई तुम मनरेगा को क्यों नहीं दिए पैसा, इतना अच्छा चीज है। ऑपोजिशन क्लेम करेगा कि मनरेगा को पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो, तुमको मैंने, तुम खाली पीएम आवास योजना पे पैसा लगाए जा रहे हो, या फिर तुम फूड सिक्योरिटी के मैंने गरीब लोग को खाना बांटने के लिए खाली पैसा लगाया जा रहे हो, 80 करोड़ लोगों को खिलाए जा रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ ये सब चर्चा जो होता है इसी में होता है, डिमांड फॉर ग्रांट में ही होता है। तो वहां पे क्या करेगा ऑपोजिशन, की ऑपोजिशन के पास चॉइस है, माने कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट क्या करेगा कि कट मोशन ला सकता है। कट मोशन हम लोग ऊपर कहीं डिस्कस नहीं किए थे, ध्यान देना, ऊपर कहीं हम लोग कट मोशन डिस्कस नहीं किए थे। अब तुमको यहाँ से कट मोशन ऊपर में तुम नोटिस कर ये करना है तो कर लेना ऐड, ठीक है। कट मोशन में क्या कर रहे थे कि पॉलिसी कट,
पॉलिसी कट मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट रिजेक्ट रिड्यूस टू 1 रुपी। जैसे कि जो भी बजट आया, मान लो कि 50,000 करोड़ का बजट आया, ठीक, अब उसको घटा के पार्लियामेंट में, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का मेजोरिटी डगमगाया हुआ है, गलती से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली मने है ये, इसको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है ये कि जो गवर्नमेंट बजट ला रहा है उसके पास मेजोरिटी नहीं है और हाउस में पॉलिसी कट से रुपीज 1 हो गया उसका। ये सब थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर कट मोशन में क्या है, इकोनॉमिक कट, कि 10 करोड़ था उसको उसको अपोजिशन 9 करोड़ करवा दिया, ये कट मोशन चला के, इकोनॉमिक कट चला के, ठीक है। फिर और एक प्रोविजन है टोकन कट, कि 10,000 करोड़ था उसमें से मैंने कुछ ऐसा मजाक में 100 रुपया निकाल दिया, ठीक है, तो कुछ अमाउंट बच गया, ठीक। तो वो हो गया कि इसमें मैंने बस आउट ऑफ टोकन, मैंने टोकन ये है कि चलो भाई कुछ नहीं, मैंने कुछ करना नहीं था, बस ये मोशन चलवा दिए। हालांकि ये सब थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी चला रहा है बजट, वो गवर्नमेंट मेजोरिटी में तभी तो बजट अपना ला रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब पास कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ये सब हाउस में पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज हो गया। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, थ्योरेटिकल यूज है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, थ्योरेटिकल यूज है ये, कि अब तुमको पूछने लगेगा ना कि कैसे रेस्पॉन्सिबल, मैंने पार्लियामेंट कैसे, जो एग्जीक्यूटिव है या गवर्नमेंट उसको कैसे रेस्पॉन्सिबल ठहराता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो लिखना ये सब कट मोशन को यूज करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन को यूज करके, ठीक है, सेंसर मोशन को यूज करके, तो बताना वहां पे कि वो लोग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वो सब ये है, डिवाइस है। फिर पासिंग ऑफ, तो जब हो गया, सब मिनिस्टर को पैसा एलोकेट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि टू विड्रॉ फ्रॉम द सीएफआई बिल इंट्रोड्यूस इनटू एक्ट, ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट, अगर प्रेसिडेंट असेंट दे दिया, विच इज लेंदी प्रोसेस, ठीक। अभी क्या हुआ कि बिल आ गया, बिल बना लिए, अब सब मिनिस्टर को इतना इतना पैसा मिल रहा है, बिल बन चुका है, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। अब प्रेसिडेंट का एक्ट कब तक आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके बीच में पैसा का जरूरत है, तो उस बीच में जो बोलते हैं ना ग्रांट इन एडवांस, उसको ग्रांट इन एडवांस को हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक, कि भैया पैसा दे दो, बाद में आप असेंट आराम से देते रहना, अभी पैसा दे दो क्योंकि अभी जरूरत है, ठीक है, आप 1 महीना बाद असेंट देंगे, ठीक है, अभी तो डिस्कशन चलेगा और पैसा अभी हम लोगों को चाहिए, तो आप अभी पैसा दे दो, डिस्कशन चलने दो हाउस में, उसके बाद आप असेंट देना। बिल पास हो चुका है, बिल चले गया प्रेसिडेंट के पास, बिल या तो प्रेसिडेंट या तो 1 दिन बाद देंगे, 2 दिन बाद देंगे, या 1 महीने बाद देंगे असेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर ठीक है तो ठीक है, अगर बीमार है तो कुछ दिन भी बाद देंगे, तो उससे पहले ये लोग वोट मैंने ग्रांट इन एडवांस मैंने मांग लेता है कि भैया अभी दे दो पैसा, जब बिल तो पास हो ही चुका है, बस आप एसेंट दोगे, तो उसके बाद, क्योंकि एसेंट तो देना ही है उनको, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन है, वो प्रायर रिकमेंडेड है, तो पहले से पूछ चुके हैं उनसे, तो बिल तो एसेंट देंगे ही वो। विथहोल्ड कब करेंगे, जब मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह आ गया, तब विथहोल्ड कर लेंगे, लेकिन उनको ग्रांट इन एडवांस दिया जाता है किसको, गवर्नमेंट को, कि आप खर्च करते रहो, उसी को हम लोग वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। और यही वोट ऑन अकाउंट इस बार जो बोल रहे थे ना कि जो बजट दो बार आया ना इस बार बजट, एक बार फरवरी में आया और एक बार अभी जुलाई में आया, तो इंटरिम बजट इसको बोल रहे थे, तो वहीं पे तुम ये कीवर्ड बार बार उछलता हुआ देख रहे होगे कि अरे वोट ऑन अकाउंट क्या है, तो ये हर बार रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरिम बजट में ही आता है, इसका मतलब ही यही कि ये ग्रांट इन एडवांस दे रहा है कि भैया खर्च कर लो, ठीक है, उतना ही खर्च करो। अब जैसे इस बार दिया गया तो उतना ही दिया गया कि जब तक नया गवर्नमेंट आ जाएगा उसके बाद फिर से नया लोग बजट लाएगा, उसके बाद फिर नया लोग फिर से अप्रोप्रिएशन करेगा, ये बिल लाएगा और फिर से एसेंट लेने से पहले तक ये वाला एडवांस मांगते रहेगा कि भैया एडवांस दो, चलाना है, खर्च चलाना है, ठीक है। तो ये वर्ड सोच के तुम ऐसा मत सोचना कि वोट ऑन अकाउंट सिर्फ इंटरिम बजट में यूज होता है, नॉर्मली हर बजट में यूज होता है वोट ऑन एडवांस, क्योंकि एसेंट मिलना लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए वो लोग ग्रांट मैंने एडवांस जो होता है, एडवांस में पैसा कुछ उठा लिया रहता है कि खर्च करते रहेंगे, उधर अपना आराम से प्रेसिडेंट देना उसको एसेंट, ठीक। पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, अब यहाँ पे क्या है कि अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, अब पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, एक्ट लीगलाइज इनकम साइड ऑफ बजट, जो भी इनकम साइड ऑफ बजट है उसको पास कर देगा, ठीक। टैक्स अथॉरिटी कलेक्शन एक्सेट्रा, तो जो भी मैंने टैक्स अथॉरिटी वगैरह है, कलेक्शन, ये सब है, यहाँ पे ये फाइनेंशियल बिल में इंक्लूड करके उसको लीगलाइज करके इसमें एज ए सेपरेट फाइनेंस बिल में पास कर देगा। कुछ ज्यादा सर नहीं खपाना है, 2 टाइप का बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, दोनों बिल को पास होना है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। जो फाइनेंस बिल तुम देखे थे ना 1-2, तो वो इसमें मैंने मनी बिल तो अभी चल रहा है, मनी बिल का हम लोग बजट ही चला रहे हैं अभी, तो इसमें एप्रोप्रिएशन बिल में पर्टिकुलर मनी बिल वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, इसमें फाइनेंशियल बिल 1-2 वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का 2 बिल पास हो रहा है बजट के समय में, और उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तुमको, ये भी क्वेश्चन बजट के ऊपर में तो देखे ही क्वेश्चन मनी बिल के ऊपर, फिर बजट भी उसी से रिलेटेड है, देख लो, ये पूछा था 2024 में, यूपीएससी 2024 में पूछा था ये, और ये तुम्हारा पुराना क्वेश्चन है, ये 2020-21 का क्वेश्चन है ये वाला। डायरेक्ट टैक्स बिल, इनडायरेक्ट टैक्स बिल, कंटीजेंसी बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल, पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग विद बजट,
इनमें से कौन सा है जो प्रेजेंट किया जाता है बजट के साथ साथ, ठीक है। तो तुम देखो अभी मैं बताया कि ये दो बिल, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, है ना, है ना। तो ये आंसर होता सी इसका। तो तुम अगर पढ़े हो सीक्वेंसली अगर, तो तुमको पता होता कि अरे भैया ऐसे से ऐसे जा रहा है, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। सब चीज तुम्हारे बुक में है, तुम उसको बस स्ट्रक्चरली नहीं पढ़े हो, ठीक है। तुम उसको अच्छे से पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, खत्म काम, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ लिख दिया हूँ, डिटेल में है, इसमें क्या समझाऊंगा मैं, डिटेल में है, मैं उतना इसको ये नहीं कर पाऊंगा, 15 मिनट बचा है, और एक सेकेंड, कितना बचा है पेज वो भी देखने से एक आइडिया हो जाएगा ना। नहीं, बता देता हूँ, तो बता दे रहा हूँ। अदर ग्रांट आर मेड बाय पार्लियामेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जो माने ग्रांट तो ठीक है, पार्लियामेंट और भी अदर ग्रांट्स देता है अगर सिचुएशन स्पेशल है तो। जैसे कि मान लो कि पैसा ही खत्म हो गया, ठीक है, मान लो कि पैसा का जरूरत ज्यादा बढ़ गया, मनरेगा था कोविड के टाइम में, माने इतना लोग गांव से रिटर्न, माने शहर से रिटर्न आ गए कि पैसे का जरूरत बढ़ गया मनरेगा में, तो उस समय क्या करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस समय क्या करेगा, उसके लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गया, तो वो सब अभी देखेंगे कि कोविड जैसा सिचुएशन था, उसमें हर चीज स्पेशल था, तो उस लिहाज से सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, मोस्टली मैं उसी टाइप का एग्जाम्पल दूंगा। थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक, मैंने इसको सप्लीमेंट्री ग्रांट को एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू से बाद में इसको ये करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। पर्टिकुलर सर्विस के लिए मांगा जाता है इसमें पैसा सप्लीमेंट्री ग्रांट से। अगर पैसा इनसफिशियंट हो गया, एग्जाम्पल मनरेगा कोविड के टाइम में, ठीक, मनरेगा में जो फंड था उसका डिमांड बढ़ गया था, लोग आ गए थे गांव में सब, तो सब ज्यादा काम करने लगे, ठीक है, तो वहां पे डिमांड बढ़ गया बोल के मनरेगा में पैसा का शॉर्टेज हो गया, तो उसके लिए डिमांड किया था। बाद में जो नेक्स्ट जो बजट आया होगा उसमें एप्रोप्रिएशन एक्ट में वैलिडेशन लिया होगा गवर्नमेंट, ठीक। तो ये स्पेशल केस में पैसा मांगा। और एडिशनल ग्रांट में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विस, कोई नया सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, नॉट मेंशन इन बजट। अब बताओ, फरवरी में आया था बजट और कोविड हुआ था मार्च से स्टार्ट। अब इसमें मार्च में क्या क्या करना है कोविड के लिए, कितना एलोकेट करना है, कौन सा चीज को क्या करना है, उस सब के लिए तो पैसा ये लोग डिसाइड ही नहीं किया था। तो हेल्थ में अच्छा खासा ये लोग इन्वेस्ट मैंने किया है उस साल, तो उस समय वैसा कंडीशन में के लिए ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक, वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस था, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको एडिशनल ग्रांट बोलते हैं कि नया सर्विस कुछ लाए हैं, उसके लिए हम लोग पैसा एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, एक्सेस ग्रांट, स्पेंट एक्सेस अमाउंट वोटेड बाय लोकसभा, मैंने जितना भी लोकसभा ये किया था, स्पेंट एक्सेस अमाउंट वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर दैट पब्लिक अकाउंट कमिटी मस्ट अप्रूव। पैसा खर्च ज्यादा कर दिया है, ठीक है, और उसको लोकसभा उसको वोट करेगा, ठीक है, मैंने फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, उसके बाद उसके ऊपर लोकसभा वोट करेगा। बिफोर दैट, उससे पहले पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है ये लोग अप्रूव कर देता है कि भैया पैसा ले लो इस चैनल के थ्रू से, अगर एक्सेस खर्च हो चुका है तो, ठीक है। मैंने लोग एक्सेस खर्च कर दिया। देखो ये तो दोनों सिमिलर ही टाइप लग रहा है मेरे को, सप्लीमेंट्री ग्रांट, लेकिन सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या था कि इनसफिशिएंट था, शॉर्टेज मार गया था, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था। ये अब जैसे किस केस में हो जाएगा ऐसा चीज, मेरे को जैसा लग रहा है कि वार वगैरह क्रिएट हो गया है, तो सर डिफेंस का है, तो डिफेंस में लिमिटेड ही था, अब कुछ मान लो रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ गया तो वहां पे ज्यादा खर्च कर दिया, ठीक। तो उस केस में क्या करेगा कि बाद में मैंने लोकसभा में वोट होना ही है इस पे, ठीक, लेकिन उससे पहले लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी से अप्रूवल ले लेगा और पैसा निकाल लेगा इस चैनल से, एक्सेस ग्रांट से। तो ये सारे के सारे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वोट ऑफ क्रेडिट, अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, मैंने डिमांड ही कुछ, मैंने पता नहीं कि कितना खर्च होने वाला है। जैसे इजराइल का लड़ाई चल रहा है, अब उसको थोड़ी पता है कि कितना खर्च कर रहा हूँ मैं, आंख मूंद के लड़ रहा है चारों तरफ से, अपने चारों फ्रंट पे। तो वैसे इंडिया कोई वार क्राइसिस सिचुएशन हो गया तो ले लेता है ब्लैंक चेक कि खर्च करो, आंख बंद करके एग्जीक्यूटिव से ब्लैंक चेक टू एग्जीक्यूटिव कि खर्च करो, इज्जत नहीं डूबना चाहिए, मारो काटो जितना मार सकते हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डिमांड, इंडेफिनाइट कैरेक्टर, ठीक। टोकन, reallocating saving from one from other grant to new service। इसका मतलब कि आपके पास 2 हेड है, इसका पैसा बचा हुआ है, अब इसमें आपको ट्रांसफर कर लेना है, तो यहाँ से उठा के आप इसमें डाल लिए, उसको बोलते हैं टोकन ग्रांट, ठीक है। टोकन ग्रांट, अभी एक टोकन कट पढ़े थे, टोकन कट में क्या हो रहा था कि वहां पे जो भी बजट है उसमें से मैंने 1000 रुपए का बजट आया, उसमें से 1 रुपया निकाल दिया हंसी मजाक में, बोला कि चलो, वो सब थियोरेटिकल है, वो सब लिखा हुआ है, उसको प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट का मेजोरिटी रहेगा वो गवर्नमेंट कभी वहां पे हार ही नहीं सकता उस चीज में, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, स्पेसिफिक विद डिटेल, मतलब कि तुम्हें पता है कि ये चीज ऐसे ऐसे करना है, प्रोसीजर तुम्हें पता है, ठीक है, डिटेल पता है। जैसे कि नेशनल डिजास्टर आया, कोई फ्लड वगैरह आया,
तुम्हारे पास मालूम है कि डिजास्टर रिक्वायरमेंट तुम्हारा एनडीए में एक्ट है कि कैसे कैसे क्या बिहेव करना है। खर्चा कैसे होगा, अचानक से डिजास्टर आ गया ना, तो तुम उसके बारे में जानते हो कि कितना खर्चा करेंगे, कितना एडेप्टेशन में लगाएंगे, तो उसका जो होगा दुख दर्द है लोगों का कम जाएगा। तो उस हिसाब से ये एक्सेप्शनल मैंने केस है, एक्सेप्शनल ग्रांट है, जहाँ पे डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो उस केस में इसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रांट वाला। ठीक, इसको अब तुम लोग लक्ष्मीकांत में देखना पढ़ के, अगर एग्जाम्पल नहीं पढ़ पा रहे तो हर बार भूलोगे। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, उससे तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फंड्स। तो फंड्स 3 फंड बताया था। ठीक, पहला फंड रेवेन्यू आर क्रेडिट, अब पेमेंट आर डेबिटेड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी रेवेन्यू आता है यहाँ पे, टैक्स नॉन टैक्स सब यहीं पे आके ये होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो भी है सब यहीं पे आके इकट्ठा होगा, कटना हुआ यहीं पे आके होगा। पब्लिक अकाउंट क्यों है स्पेशल, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया स्पेशल है, रिमिटेंसेस वगैरह ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके लिए इसमें जो पैसा आएगा ना वो पार्लियामेंट से नहीं पूछ रहा है कि भैया पैसा खर्च कर लो, क्या पैसा खर्च, सिर्फ पार्लियामेंट से किससे, मनी बिल के थ्रू किसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है, मनी बिल से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तब पूछ रहा है। लेकिन अगर रिमिटेंसेस वगैरह का मैंने जैसे मान लो रिमिटेंस कोई भेज रहा है और वहां से उसका कमीशन रख लिया गवर्नमेंट काट के, तो वो सारा पैसा कौन यूज करेगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहेगा आके, ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। एग्जांपल जो विकास पत्र, किसान विकास पत्र, या फिर जो कोई भी मैंने स्कीम वगैरह नहीं आता है, जैसे समृद्धि स्कीम, महिला जैसे वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, कुछ भी मैंने कि तुम गए बैंक वगैरह में और पैसा जमा कर रहे हो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अब बाद में फिर तुम अपना उसको यूज करोगे, तो वैसा जो छोटा मोटा जो भी कुछ डिपॉजिट्स होता है वो गवर्नमेंट का रिलीज किया हुआ डिपॉजिट्स, उसमें तुम 5% इंटरेस्ट पाते जाओगे, तो सारा पैसा यहाँ पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट, कुछ भी डिपॉजिट, जैसे मैं एक मैंने स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है ना कुछ कि सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल का है, तो उस हिसाब से सारा जो भी स्टेट वगैरह जो भी अपना स्कीम वगैरह निकालते हैं ताकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो सारा पैसा ला के लोग यहाँ रखते हैं पब्लिक अकाउंट फंड में। ठीक है, और उसको इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए पार्लियामेंट का, ये चीज याद रखना, एग्जीक्यूटिव अपने से उसको खर्च कर लेते हैं विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का बिहाफ पे सेक्रेटरी उसको हैंडल करते रहता है। कौन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि मान लो अचानक से कुछ ऐसा बाढ़ आ केरला फ्लड, तो वहां से पैसा निकाल के दे देगा फाइनेंस सेक्रेटरी कि लो भैया खर्च करो, काम का समय है, अभी जरूरत का समय है। ठीक है, अब इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो एलोकेट होगा जब बजट चलते रहेगा ना, तो वहां पे इसको मिलेगा, इसका सोर्स ऑफ जनरेटिंग, सेल्फ सोर्स ऑफ जनरेटिंग कोई इसका सोर्स नहीं है, वो कंसोलिडेटेड फंड से उठा के यहाँ पे कुछ दे दिया जाएगा, 500 करोड़ 1000 करोड़ रखे रहो, और अपना जब कुछ ऐसा कैलामिटीज क्रिएट आता है, कहने का मतलब कि थोड़ा सा प्रेसिडेंट का भी तो कुछ है ना भाई इज्जत, ठीक है, तो उसके लिए दे दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी भी देख रहा है पैसा उसको। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फंड रिलेटेड। अब आते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब जितना तुम पढ़े ना, अब उसको यहाँ पे समराइज हो रहा है, ये कि तुम जान लिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे घट रहा है, अब यहीं पे उसी को समराइज करके रोल ऑफ पार्लियामेंट की, रोल पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव रोल क्या है पार्लियामेंट का, जो चीज तुम शुरू से पढ़ते आए। ठीक है, सेंटर स्टेट में सब्जेक्ट था तो उसका अपना उसके ऊपर लॉ बनाने का काम है, कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने का काम है, स्टेट लिस्ट में कैसे कैसे इंटरफेयर करता है, बताओ, कल पढ़े थे ना स्टेट लिस्ट में, बताओ कैसे इंटरफेयर कर सकता है स्टेट लिस्ट में, किसी को याद है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट कैसे इंटरफेयर कर रहा था, याद है किसी को, बताओ, जो भी जानते हो एक एक पॉइंट बता, हाँ बताओ। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन को साइन करना, मतलब लागू करना हो तो तब, अगर इमरजेंसी हो तब, और अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन के थ्रू लाए तब, हाँ बिल्कुल, और अगर कोई स्टेट खुद से रिक्वेस्ट करे तब। ठीक है सर, हाँ ठीक है ना, तो ये सब प्रोविजन था जिसमें इंटरफेयर कर रहा था पार्लियामेंट डायरेक्टली स्टेट लिस्ट में। ठीक है, देखे थे हम लोग कल के नोट्स में, हाँ कल ही के नोट्स में तो देखे थे, ये सब प्रेसिडेंट का नोट्स है, प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा नहीं मैं, कहाँ गया, अरे वो सब चीज याद रखो यार, भूलो मत उसको, नहीं तो यही था ना 249 when राज्यसभा पासेस, नेशनल इमरजेंसी, when स्टेट रिक्वेस्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट रूल, ये सब में इंटरफेयर करता डायरेक्टली पार्लियामेंट, वही चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव। क्योंकि देखो पॉलिटी जब तुम समराइज करने जाओगे ना तो मिला जुला के देखोगे है ही थोड़ा सा वो, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्ड है, थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है, डायरेक्टली। अभी प्रेसिडेंट पढ़ाया नहीं तो प्रेसिडेंट का जितना भी प्रोविजन था तुम लिंक करते जाते कि हाँ यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन, यहाँ पे ये, ठीक, तो वो हो गया ऑर्डिनेंस अप्रूवल, लॉ इन स्केलेटन फॉर्म, जो लॉ रहता है वो स्केलेटन फॉर्म में बनाता है, बाकी इसके ऊपर जो स्पेशलाइज्ड जो रूल वगैरह बनाते हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड लक्ष्मीकांत में है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
क्या होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? जहाँ पे पार्लियामेंट स्केलेटन बना दिया, उसके ऊपर डिटेल में रूल्स वगैरह जो होगा वो एग्जीक्यूटिव खुद से बना लेंगे अपने से, ठीक है, कि हाँ इसको ऐसे इंप्लीमेंट कराना है, उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव का काम कहाँ कहाँ था? कंट्रोल थ्रू डिवाइस, की उनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, वो जो 0 आवर क्वेश्चन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 आवर वाला, ठीक, तो ऐसे उससे कंट्रोल कर रहे थे एग्जीक्यूटिव को। और कैसे? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल पार्लियामेंट और स्पेसिफिकली लोकसभा, ठीक है। एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज करके एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे थे। मोशन ऑफ थैंक्स, मनी बिल, सेंसर मोशन, डिफीटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑन वाइटल इशू, कट मोशन, बताया था ये थियोरेटिकल है खाली ये सब, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम अगर गवर्नमेंट को माने इस सब जगहों पे तुम गवर्नमेंट को अगर तुम नीचे दिखा दिए, दैट शोज दैट गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो लोग पास मेजोरिटी है बोल के, ठीक है। ये सब प्रोविजन, ये सब मेंस में यही चीज चेप देना, बाकी तुम इनडायरेक्टली तुम्हारा ब्रेन में फीड हो चुका है कि तुम ये चीज पढ़े हो और ऐसे ऐसे मैं गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकता हूँ, स्पेशली एग्जीक्यूटिव को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक। फाइनेंस का काम क्या है? बजट लगता है, स्क्रूटनाइज करता है, जो पैसा लैप्स होने वाला है उसको खर्च करता है आखिरी। हाँ, ये कीवर्ड याद रखना, मार्च 10 का मतलब होता है कि जैसे अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये लोग क्या करते हैं उससे पहले लास्ट में दाना दान पैसा खर्च कर देते हैं, जो भी पैसा बचे रहता है ना उसको लास्ट में पूरा खर्च करने लगते हैं, ताकि जो नया अगला बजट आए तो उसमें फिर से पैसा, जो मैंने सॉरी बजट कह रहा हूँ, कि उनको लैप्स रहता है कि मैंने 1 साल के लिए पैसा निकाले हैं ना वो लोग, तो वो लोग को खर्च करना रहता है मार्च तक जैसे भी, ठीक है। अगर पैसा बचा लिए हैं वो लोग तो अचानक से बहुत पैसा यूज करते हैं लास्ट मंथ में वो लोग, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया बजट स्टार्ट हो जाएगा, नया जो बजट के लिए डिमांड किए हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस केस में मार्च रस बोलते हैं। जैसे लैम डक पूछ लिया था ना, वैसे ही मार्च रस पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अगर 1 अप्रैल से पहले खर्च नहीं किए वो लोग तो सारा पैसा लैप्स हो जाएगा, माने कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में वापस चला जाएगा, तो फिर से अगले साल बजट में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए मिनिस्टर चाहता है कि मैं अपना जो भी पैसा मुझे मिला उसको मैं खर्च कर लूँ, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या है, सब देख लिया अमेंडमेंट वाला, ठीक है। जुडिशियल पावर क्या है? प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, जुडिशियल जजेस को रिमूव करना है, पनिशमेंट, ये सब तुम डायरेक्टली पढ़ चुके हो अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब हेडिंग में, ये बस ओवरऑल उसका रोल है, ठीक। उसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है। इनफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल, डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट, ये मेंस का टॉपिक है, जब भी बैठोगे मेंस में ये देख के जाना, डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट इस बार भी यूपीएससी पूछा है मेंस में, इस बार डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट के ऊपर पूछा है सर जी, इस पेपर 2 में देख लेना। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा कहाँ पे इक्वल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम बचा है 6 मिनट, इतना बताऊंगा, उसके बाद अपना एडजर्नमेंट सिंडे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं बोल दिया था कि मैं पॉलिटी का 3 क्लास लेने वाला हूँ, जितना तक हो सके रिवीजन तो उस लेवल तक करा दूंगा। अब मैं बिजी हो जाऊंगा अभी 10 बजे से, उसके बाद मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं किस्मत को क्या है मंजूर। लोकसभा राज्यसभा का स्टेटस क्या है? राज्यसभा इक्वल स्टेटस विथ, राज्यसभा का इक्वल स्टेटस कहाँ पे है लोकसभा के साथ? फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे दोनों हाउस में बिल हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल, वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा था। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस, ईसीआई, ये ठीक है। यहाँ पे भी मैंने दोनों से पूछा जा रहा है, राज्यसभा से भी पूछा जा रहा है, लोकसभा से भी जा रहा है, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट में बट लिखा हूँ, बट इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि इनिशिएशन जो है उसमें स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास, कि राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। सब में इक्वल है, मतलब दोनों से पूछा जाएगा, लोकसभा से भी पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट को हटाना है, दोनों से मैं चाहिए मैं यहाँ पे करनी, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में बट लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि तुमको इनिशिएट करना है अगर रिमूवल प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए राज्यसभा में ही जाएगा, तो उसका स्पेशल पावर में आ जाएगा, अनइक्वल स्टेटस में आ जाएगा वो। जहाँ पे राज्यसभा बड़ा है तो वहां पे बताया हूँ, देखो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल में यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक। ऑर्डिनेंस दोनों के पास है सेम पावर, इमरजेंसी दोनों के पावर है पास है, मिनिस्टर दोनों हाउस में हो सकते हैं, रिपोर्ट कंसिडरेशन दोनों के पास पावर है, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी कर सकता है इनिशिएट, ठीक है, बिल को। फिर अनइक्वल स्टेटस कहाँ पे है? मनी बिल में, ज्वाइंट सीटिंग में अनइक्वल स्टेटस है, जो नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है, ठीक। तो उसमें बताया था कि लोकसभा का परमिशन से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी हटा देंगे, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन, वहां पे भी लोकसभा के पास ही सिर्फ चॉइस था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। और क्या, जहां पे राज्यसभा बड़ा है, आर्टिकल 249, जहां पे स्टेट के लिए रिजोल्यूशन ला रहा था राज्यसभा कि फलाना लॉ बना दो, और वो कब तक रहेगा वैलिड? 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर उसको रिन्यू नहीं किए तो प्लस 6 मंथ तक रहेगा, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़े थे हम लोग, वो जो भी दिखा रहा था ये, उसके बाद रिन्यू करो, नहीं तो लॉ इनइफेक्टिव हो जाएगा 6 महीने के बाद, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी इफ द लोकसभा डिसॉल्व, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो कौन अप्रूवल दे रहा है?
ऑब्वियसली राज्यसभा देगा, तो उसके पास है ना स्पेशल पावर। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, ये टेबल से, ठीक है। तुम एक बार ये टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से बता रहा हूँ मैं। ये सब है जहाँ से मैंने क्वेश्चन, तुम बैठो ना खुद और बैठो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो कहाँ से क्वेश्चन उठा के देता। आफ्टर रीडिंग 3 टाइम 4 टाइम तब जाके डिसाइड करना है। ऐसा पहली बार पढ़ के तुम पूरा बुक ही क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखे तो ओपीएससी में पूछा था पिछले साल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप का, तो तुमको ऐसा हेजिटेट होना ही नहीं कि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। पूरा एक एक लाइन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का। ये उससे पहले पूछ चुका है, सीएपीएफ का है ये, हाँ सीएपीएफ का है ये। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन सब स्क्रीनशॉट मार लो, ये मार लो स्क्रीनशॉट, सॉल्व करना बैठ के, आइडिया लगेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, उसके बाद मारो नहीं, इससे छोटा करूंगा तो फंस जाएगा, ठीक है। हाँ इतना से मार लो, ठीक। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब इसको ले लो और सॉल्व करना है, ठीक है। प्रिविलेज देख लेते हैं और 3 मिनट बचा है, प्रिविलेज देख लेते हैं। प्रिविलेज 105, अभी देखो प्रिविलेज न्यूज में था, ठीक है। प्रिविलेज न्यूज में था क्योंकि मिनिस्टर लोग झूठ बोल दिए थे, तो उसके लिए क्लेम किया था कि मैंने मिनिस्टर अपना प्रिविलेज को ये कर रहा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, एजी इज नॉट मेंबर बट ही हैव द प्रिविलेज, ये याद रखना। एजी क्या है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। एग्जीक्यूटिव वाले लिस्ट में 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें एक एग्जीक्यूटिव तुम्हारा सेंटर का एजीबी होता है, ठीक है, याद रखना, वो फैक्ट है वो। कलेक्टिव, इंडिविजुअल। कलेक्टिव में क्या है कि ये सब कलेक्टिव है कि मैंने ग्रुप को दिया जा रहा है कि आपके पास ये प्रिविलेज है, ठीक। पीडीएफ में है, देख लेना, समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज बता दूंगा खाली, कैन ब्रीच, मैंने ये लास्ट में जो डायग्राम है ये बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। देख लो। प्रेस कैन पब्लिश प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ हाउस। जो मैंने कुछ भी मैंने प्रेस जो है पब्लिश कर सकता है बिना परमिशन हाउस के बिना परमिशन के प्रेस जो है कुछ भी छाप सकता है, लिख सकता है, एक्सेप्ट सीक्रेट सीटिंग। अगर हाउस सीक्रेट सीटिंग बुलाया है स्पीकर तो उसको छोड़ के वो मैंने उसको ये है प्रिविलेज है प्रेस को, तो इसलिए बोला ना कलेक्टिव प्रिविलेज दिया जा रहा है किसी चीज में, ठीक। कैन पनिश आउटसाइडर, ठीक है, ऑल्सो फॉर ब्रीच एंड कंटेम्प्ट, ठीक है। मैंने ऐसे नॉर्मली भी आउटसाइडर को पनिश कर देगा अगर कुछ देखता है कि मैंने हाउस को लेकर कुछ भी उलट पलट कर दिया है, कुछ भी बोल दिया है। तो ब्रीच और कंटेम्प्ट क्या है देखेंगे, टेंशन मत लो। कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर। अब ये देखो बोला था ना कि अपना सेपरेशन ऑफ पावर यहीं पे ही होता है कि कोर्ट इन सब चीजों को इंटरफेयर नहीं करेगा, यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करेगा कोर्ट मिनिस्टर का काम को या फिर मिनिस्टर का स्पीच को, ठीक है। कोर्ट नहीं करेगा वो चीज कि पार्लियामेंट नहीं करेगा जजेस का ये को हाउस में डिस्कशन, ठीक है। तो वो है इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जांपल, यही सब है कि ये उसके बारे में नहीं घुस के बयानबाजी करेगा, उसके ये डोमेन में घुस के डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक। अब आते हैं नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट स्पीकर परमिशन। ये है कलेक्टिव प्रिविलेज कि कोई भी मैंने स्पीकर के बिना किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता हाउस के अंदर, ठीक। ये हो गया कलेक्टिव। इंडिविजुअल क्या है, कांट अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन विदाउट 40 डेज बिफोर और आफ्टर, ये कि सेशन चल रहा है उस समय 40 दिन पहले या 40 दिन के बाद सेशन का नहीं कर सकता है। इन सिविल केस ओनली, सिविल केस अगर कोई मैटर है, वो रेवंत रेड्डी जो अभी जो वहां से कर्नाटक का कोई हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बना था, एमएलए एमपी बन गया वो, ठीक है। उसके ऊपर रेप चार्जेस लगे, ठीक है, स्कैंडल कुछ हुआ था, सेक्स स्कैंडल, तो उसको उस समय मैं यहाँ पे एग्जांपल उसी लिए दिया यहाँ पे कि वो क्रिमिनल चार्जेस में था, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कर सकता था क्योंकि सेशन होने वाला था जुलाई में और वो एमपी बना जून में, ठीक है, जून 4 को बना और सेशन होने वाला था जुलाई में, पहला सेशन मॉनसून सेशन। तो उसमें उसको अरेस्ट किया, क्यों किया, क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस थे उसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें उस समय में नहीं देखा जाएगा कि भैया 40 दिन के पहले कि 40 दिन के बाद, क्रिमिनल चार्जेस है तो लग जाएगा, लेकिन सिविल केस में नहीं लगता है, ठीक। अब ये देखो 2-4 जगह, बहुत जगह है कि किस केस में लगेगा किस केस में नहीं लगेगा सिविल केस, तो वो सब देख लेना कि कहाँ पे सिविल केस को कंसिडर कर रहा है, कहाँ पे। देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्रिमिनल और सिविल दोनों में ये कर रहा था, ठीक है। जब मैं कल बता रहा था फंडामेंटल राइट्स में स्पेशल वाला प्रोविजन, एक बार रिकॉल करा ही देता हूँ, नहीं तो तुम उसको बाद में खुद से देखोगे भी नहीं। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, हाँ देखो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलने दिया जा रहा है, ठीक। नो सिविल प्रोसीडिंग विदाउट एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ ऑफ नोटिस। मैंने इनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चल रहा है तो मैंने 2 मंथ का नोटिस के बाद, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिविल केस में इनको उठाया जा सकता है, सॉरी सिविल केस में मैंने अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो जाएगा ये लोग पे चार्जेस, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पार्लियामेंट की तुम कुछ भी बक दो चलेगा, तुमको उसके लिए सोचना नहीं है, तुमको ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई तुम्हें चार्जेस नहीं लगाएगा। तुम वहाँ पे तुम अगर हाँ हाउस का, अगर तुम्हारे बकने से हाउस का कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो रहा है या ब्रीच ऑफ ये हो रहा है,
हाँ, और बस 1 मिनट बचा है, हो जाएगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, देख लो, ये टाइम तो हो गया है, मेरे को काम है आज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, एनीवन डिसरिगार्ड प्रिविलेज इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कोई भी अगर दिया हुआ प्रिविलेज है तो उस चीज को अगर वो ब्रेक कर रहा है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा वो, ठीक। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा? हर्टिंग द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द हाउस, कि तुम्हारा एक्ट से हाउस का जो डिग्निटी है वो कम हो रहा है, कि मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अरे यार क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, तुम्हारे अगर कोई भी कंटेम्प्ट है ऐसा कि मैंने पार्लियामेंट का गरिमा को ठेस पहुंच रहा है, तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम में बना दिया था, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ये रहा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये रहा। एग्जांपल अगर खाली कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का बोला जाए तो डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ द हाउस नॉट लीड्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक। तुम अगर हाउस का ऑर्डर को नहीं मान रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ठीक। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है फिर? मिस रिपोर्टिंग अबाउट एमपी बाय जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट जो मैंने बोला था जर्नलिस्ट को फ्रीडम था, कुछ भी छाप सकता है, अब वो गलत चीज छाप देगा एमपी के बारे में, तो वो चीज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। क्योंकि प्रिविलेज किसको दिया गया था? प्रेस वाले को दिया गया था। अब वही उस प्रिविलेज को वो ब्रेक कर देगा तो वो ब्रेक हो गया क्या? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैटेगरी। लेकिन जो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अगर तुम एमपी होके और तुम कोई कॉन्फिडेंशियल लीक कर दे रहे हो तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है तुम्हारा और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज एग्जाम्पल से तुम याद रखोगे, एग्जाम हॉल में अगर कुछ भी घुमा के क्वेश्चन दिया इसमें से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से तुम कर ले जाओगे, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रिविलेज, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में है सोर्स ऑफ प्रिविलेज के बारे में। एट प्रेजेंट वी हैव नो स्पेसिफिक लॉ, हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ठीक है। सीट एलोकेटेड, अब ये मैं बोला था ना कि कहीं पे मैंने देख लेना, इस बार इलेक्शन हुआ है, एक बार इलेक्शन हुआ है तो उड़ीसा राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा 21 सीट है, 3 जिसमें से एससी के लिए है और 5 एसटी के लिए सीट रिजर्व है उड़ीसा में। इस बार हुआ है 18th लोकसभा है। उड़ीसा का कोई बताओ कौन सा मैंने कितना नंबर ये था असेंबली था? ठीक है चलो देख लेना। जैसे 18th लोकसभा था ना ये, तो वैसे ही मैंने कौन सा उड़ीसा का कौन सा स्टेट लेजिस्लेटिव कितना नंबर असेंबली का इलेक्शन था ये इस बार, वो देख लेना, ठीक है। बस एसएलए मारना ना, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन मारना, उसका विकीपीडिया आएगा, वहां पे लिखा होगा कौन सा नंबर का था, ठीक है। ये फैक्ट सब इस बार के लिए पढ़ना है तुमको। इसको तुम कह सकते हो कि फैक्ट है, इतना कौन याद जरूरी है? इस बार पता है ना तुमको कि इलेक्शन हुआ है, तो ये सब पूछ लेगा कि कौन सा नंबर था, ठीक है। तो इतना ही है, 9:30 हो गया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और एग्जाम रिलेटेड कुछ भी तो पूछो 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद खत्म करते हैं। हमारा इतना ही था रिवीजन का सफर। देखूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ऐसे ग्रुप पे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, रिवीजन तो खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। सब डिस्कस किए थे डिटेल में, तुम बस रिवाइज करने के लिए बैठे थे साथ में हम लोग, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है जानना है तो बोलो, चलो ठीक है फिर, बाय।